हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। वैसे मॉडल पेपर को मॉडल पेपर नहीं कहना चाहिए, इसको वास्तविक मॉडल पेपर कहना चाहिए, जहां से पता चलता है कि हमारी स्थिति क्या है। एग्जाम में बाई चांस अगर थोड़ा सा कोई एग्जामिनर टिपिकल टाइप का मिल गया और हार्ड पेपर बना दिया तो उस समय हम क्या करेंगे। थोड़ा सा शिकायत आई है कुछ स्टूडेंट की कि थोड़ा हमें टाइम कम मिला या फिर इस तरह की, तो निश्चित रूप से इस मामले में हमें ट्रेंड रहना चाहिए, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर एकदम 100% हमारे पास जो टाइम है वो 3 घंटे का रहेगा, ऐसा सोच के हमें तैयारी नहीं रखनी है। कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, ये माइंडसेट रखना है। और अब हमारे पास केवल 10-15 दिन है, तो इस समय ऐसी स्थिति बनना है जो ऐसे मत सोचना कोई भी विद्यार्थी की जानबूझ के और हमें पीछे रखने के हिसाब से है जो ये पेपर का इस तरह का रखा सिस्टम। वास्तव में हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की कंडीशन अगर बनती है तो हम फटाफट से क्या एक्शन लेंगे, या शुरू में हम कौन सा सेगमेंट है उसको पहले कंप्लीट करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। ये ज़रूर आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो आंसर की तो है आंसर की के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो उसी हिसाब से बाकी आंसर की ऐसे पीडीएफ भी भेजी जा सकती है। लेकिन बहुत कीमती समय अगर आप वीडियो देखने में देंगे तो फिर उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ऐसा प्रयास करूंगा मैं। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। जैसे पहला क्वेश्चन था अपना, उसमें पूछा गया था विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द हैं उसको चुनना था यहाँ। तो कालीन के अनुपात में दे रखा था फर्श, तो कालीन है वो फर्श के ऊपर बिछाई जाती है। और फिर दे रखा था पर्दा, तो पर्दा कहाँ लगाते हैं, ये इस हिसाब से यहाँ पर सही होना चाहिए था अपना खिड़की। तो पहले में चौथा ऑप्शन या डी ऑप्शन है जो सही था। फिर नेक्स्ट दूसरे नंबर पे था अपने पास यूटीएस है, एडीसी है, डब्ल्यू वी यू है, और फिर यहाँ क्या आएगा ये पूछा गया था, है ना, समानुपात में। तो यूटीएस है उसमें हम अगर देखें जैसे, तो इसको इस साइड से गणे अगर, तो एस टी यू यानी कि एबीसीडी को काउंट कर रहे हैं तो ये रिवर्स बन रहा है, सी डी ई इस तरह से। तो ये और ये इनमें क्या कनेक्शन है ये थोड़ा सा देखा जा सकता है। और अगर नहीं देखें तो भी आराम से हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे एस है इनमें दूरी कितनी है ये काउंट किया जा सकता है। और तीनों जो क्रम से होने चाहिए ये चीज़ अगर देखेंगे, जैसे यहाँ पर यू वी डब्ल्यू इस तरह से बन रहा है, तो फिर यहाँ पर अगर हम चेक करें तो वी डब्ल्यू और एक्स ये है जो सेम है, बाकी ये जैसे गलत दिख ही रहा है, ये गलत है ये गलत है। तो सही आंसर होना चाहिए, सही ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है लास्ट वाला वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम तीसरा, इसमें 224:15 दे रखा है और इधर 624 और प्रश्नवाचक लगा रखा है। तो ऐसे प्रश्न के बारे में मैंने जो टेक्निक बता रखी है वो ये बता रखी है कि कोई भी प्रश्न है तो सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए किसके बारे में, वर्ग के बारे में। वर्ग अगर नहीं बैठता है तो घर लिख दिया मैंने, घन लिखना चाहिए। देखो घन, या जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में भी थोड़ी बात करें अगर तो क्यूब में लिखना चाहिए, या फिर किसकी बात करनी चाहिए, मैं स्क्वायर की बात करनी चाहिए। ये शब्द है जो दिमाग में फीड होना चाहिए हमारे, वर्ग या घन। अब यहाँ पर जैसे 224 है, 224 किसी संख्या का वर्ग या घन नहीं होता है, तो भी आपको दिमाग लगाना। देखो 224 है ना, इसमें अगर आप एक और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 225, और जैसे ही 225 आएगा यहाँ पर 15 है तो फिर वो उसका हो गया। इसका मतलब हो गया ये कि 15 का स्क्वायर करके माइनस कर रखा है एक, तो यहाँ पर इसी कारण से 15 है। और इधर 624 है, एक ऐड कर दो तो कितना हो गया 625। अब 625 का मतलब हो गया 25, 625 में से माइनस कर लिया एक, तो ये 25 का स्क्वायर है। और इस तरीके से आंसर होना चाहिए था अपना लास्ट वाला ऑप्शन तीसरे। और 4 से 6 में जो विकल्प हैं उनमें 4 में से एक को अलग करना अपने को। तो जैसे यहाँ पर जो दे रखे हैं उनमें सितंबर है जो अलग है। अब किस आधार पे हैं सभी जानते हैं कि अन्य जितने हैं जैसे अक्टूबर अगस्त और जुलाई है इनमें 31 दिन होते हैं, है ना। और बाकी अक्टूबर में भी अगस्त में भी यहाँ पर कितने दिन हो रहे हैं 30 हो रहे हैं, इस कारण से सितंबर अलग है। और पांचवा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन आराम से हल किया जा सकता था। जैसे यहाँ पर के, फिर आई एफ बी, या इस तरह से अगर काउंट करें हम तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, आराम से काउंट किया जा सकता है। जैसे बी है, बी के बाद जैसे ए बी सी डी अगर लिखे हम, मैं लिख देता हूँ थोड़ा बढ़िया से समझ लेते हैं इसको। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा काम अपना। सबसे पहले जैसे बी है
उसके बाद लिखा एफ, तो एफ तो बीच में कितने अक्षर छूट गए, 3 अक्षर छूट गए। उसके बाद लिखा है आई, तो 2 अक्षर छूट गए, फिर आई लिख दिया। उसके बाद लिखा है के, तो 1 अक्षर छूट गया और अगला आ गया। इसका मतलब हो गया 3 2 1 का गैप बनता हुआ जा रहा है। तो ये जिनमें लागू हो रहा है नियम वो तो ठीक है, और जिसमें लागू नहीं हो रहा है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे आप हल करके देखेंगे, जैसे डी एच है तो डी एच में भी यहाँ देखेंगे तो जैसे डी यहाँ दे रखा है, इसके बाद 1 2 और 3 छूट गए, फिर एच आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। और एम क्यू टी वी है, ये भी सही दे रखा है। लेकिन यहाँ जो पी आर वी एक्स है वो है जो गलत दे रखा है, मतलब इस तरह से वहाँ श्रृंखला नहीं बन रही है, इस कारण डी है वो सही है, मतलब अलग है, असंगत है। नेक्स्ट छठा जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या करना था, 12 20 दे रखा है, 8 0 दे रखा है, 13 5 और 17 10। तो यहाँ 12 को 20 में से घटाओ तो 8 बचेगा, 8 में से 0 घटाओ तो भी 8 बचेगा, 13 में से 5 घटाओ तो भी 8 बचेगा, और यहाँ पर 17 में से 10 घटाने पर कितना बच रहा था, 7 बच रहा था, इस कारण से ये अलग हो गया। तो छठा क्वेश्चन है उसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला का को पूरा करेगा। यहाँ पर तो आराम से जब भी हम, जैसे ये तो तरीका बता रखा है, वैसे खूब सारे सवाल कर लिए। जैसे पहला ही ऑप्शन है, इसको सही मानते हुए आपको हल करना है। तो के आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा टी, उसके बाद आएगा वापस के, फिर आएगा टी, और फिर लास्ट में आएगा पी। अब ऐसा ऐसे लिखने के बाद आपको श्रृंखला देखनी है कैसे बन रही है, नहीं बन रही है। के पी के टी, के पी के टी, के पी के टी, के पी के टी, बिल्कुल पहले ही ऑप्शन से है जो ये श्रृंखला सही बन रही है, यानी कि पहला ऑप्शन इसका आंसर है। और कोई भी सवाल आए तो इस तरह से किया जा सकता है, जैसे अगर ऐसे नहीं बन रही श्रृंखला तो दूसरा ट्राई कर लो, तीसरा, चौथा, मतलब 3 तक अगर नहीं बन रही है तो चौथा तो ऑप्शन होना ही है, फिर भी एक बार देख सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए। हमारे सामने दे रखा निर्देश क्या है, एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक पद लुप्त है, विकल्पों में से सही विकल्प को चुने जो अनुक्रम को पूरा करता है। तो 8वें में देखो सबसे पहले दे रखा बी, उसके बाद दे रखा ई, तो बी सी डी बीच में छूट रहा है, ई आ गया। एफ जी एच आई मतलब कि 3 छूट रहे, फिर 4 5, इस तरह से श्रृंखला बनेगी ये, शायद तक क्या वैसे ही बनेगी। और इसमें आएगा सही उत्तर, वो आएगा टी। कैसे आएगा, जो अगर देखना चाहते हैं, जैसे ज़्यादातर विद्यार्थी चाहेंगे कि एक बार ये तो थोड़ा दमदार तरीके से हो जाए, तो देख ही लेते हैं। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। टी तो आंसर है अपना, तो देख ही लेते हैं। बी के बाद ई आ रहा है, ई आ रहा मतलब 2 छूट गए, ठीक है। फिर ई के बाद लिखा आई, यानी कि 1 2 3 4 छूट गए, 2 के बाद यहाँ 4, यहाँ 2 थे, यहाँ 4। अब आई के बाद है एन, तो 1 2 3 4, वापस से 4 छोड़ दिए गए हैं। और उसके बाद है क्या दे रखा है, एन के बाद तो हमें ई और आई नहीं देखा, ई और आई देख लिया है बिल्कुल। और उसके बाद वापस से नेक्स्ट देखना हमें, तो एन के बाद ओ पी क्यू आर एस। हाँ, शायद तक थोड़ा सा मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी है, या कहीं ना कहीं निशान बनाने में गलती कर दी है, तो उसको थोड़ा वापस देख लेते हैं फटाफट से। आई मैंने जानबूझ के यहाँ वापस से रिपीट लिखा है, थोड़ा सा इसमें टेंशन नहीं लेनी, ताकि अपने सवाल हल करने में समस्या नहीं आए। बी के बाद दे रखा है अपने को यहाँ पर ई, तो इसका मतलब हो गया कि बी के बाद सी और डी, मैंने वहाँ 3 लिख दिया था, यहाँ लिखना है अपने को 2। अब ई है, ई के बाद दे रखा आई, तो ई के बाद एफ जी और एच, मतलब कि 3 छूट रहे हैं। आई के बाद जे के एल और एम, और फिर एन, यानी कि 1 2 3 4 छूट रहे हैं, यानी कि 2 फिर 3 या 4, यानी कि अब 5 अक्षर है जो छूटने चाहिए बीच में। तो एन के बाद 1 2 3 4 और 5, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, टी। तो ये इसमें सही दे रखा है। नेक्स्ट जो 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन में भी इसी तरह से हल करना था हमें, वो भी जैसे प्लस करते हुए बढ़ना आगे या माइनस करते हुए बढ़ना है, इस तरह का ही रहेगा यहाँ सिस्टम।
तो यहाँ पर जैसे यहाँ क्या क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब कौन सा ऑप्शन आना चाहिए वो देखना है। तो यहाँ पर जैसे एफ दे रखा है, तो एफ फिर जी एच आई जे फिर के एल, इस तरह से एक एक छोड़ के, तो एल एम एन, एन आना चाहिए। इसका मतलब या तो ये एक वाला होगा या लास्ट वाला होगा। इसी तरह जो बाकी हैं जैसे ई और जी हैं, तो इनमें क्या है जो भी देख लेते हैं। जैसे ई एफ जी एच आई, एच बीच में छूट गया, आई आ गया, और जे छूट गया, के आ गया, तो एल छूट जाएगा, एम आना चाहिए। तो एम इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वी वाला देखना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर जेड दे रखा है, तो जेड से पहले वाई दे रखा है, वाई से पहले एक्स डब्ल्यू, तो वी आ जाएगा, वी आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर है। दो श्रृंखलाएं हैं जो प्लस में है, एक है जो रिवर्स में या माइनस में है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, 10वें में विकल्पों में दी गई संख्याओं के 4 समुच्चयों में से संख्याओं का वह समुच्चय चुनिए जो समुच्चय 12, 20, 27 होने की अधिक संभावना है, यानी कि वो तुलनात्मक रूप से हमें देखने का प्रयास करना है। तो 12, 20, 27 में यहाँ पर जैसे 12 है, 12 में 3 जोड़ दो, तो 12 में प्लस 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 20 में 3 जोड़ दो, 23 हो जाएगा, 27 में 3 जोड़ दो, 30 हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन है वो अधिक संभावना वाला है। बाकी सबके साथ भी ऐसा करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ 5 का अंतर आ रहा है, यहाँ 5 का अंतर आ रहा है, फिर 27 और 30 में फिर 3 का ही अंतर आ रहा है, इस कारण ज़्यादा सही है वो सी ऑप्शन है। 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम, और 11वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक लड़का है, उसके पिता की आयु एक की आयु से दोगुनी है। तो इस तरह के सवाल तो वैसे हमने हल कर लिए थे। इसमें हम मान ले मतलब कि किसी प्रकार का कोई मान है, जैसे हम एक की आयु है वो मान लेंगे x वर्ष, और इसके आधार पर आराम से हल कर सकते हैं। उसके पिता की आयु एक की आयु से दुगुनी है, एक लड़का है, उसके पिता की आयु एक की आयु से दुगुनी है, और उसके दादाजी की आयु तिगुनी है, यदि उन तीनों की आयु का योग 144 है। यानी कि हम अगर देखें ऐसे, तो जैसे लड़के की आयु x हो गई, पापा की आयु उससे डबल मतलब 2x हो गई, दादाजी की आयु है जो 3 गुना मतलब 3x हो गई, तो इन सब का योग है वो 144 होना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो एक के पिता की आयु क्या है, तो x का मान चाहिए, तो ये तो आराम से कर लेंगे हम, x और 2 मतलब 6x हो गया, 6x बराबर 144 है, तो x बराबर क्या होगा 144/6। तो भाग देंगे हम, तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 दूनी 12 मतलब कि 2 आ गया, उसके बाद बचा 2, 24, 24 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, यानी कि कितने वर्ष, 24 वर्ष। आंसर आना चाहिए अपने पास 24 वर्ष। 24 वर्ष मतलब एक के पिता की आयु, हाँ आंसर नहीं आना चाहिए, एक्स का मान आना चाहिए, अगर दे रखा होता तो जल्दबाजी में ये गड़बड़ भी कर सकते थे। अब अपने पास एक्स का मान आ गया है 24, जो कि लड़के की आयु है। अब पिता की आयु चाहिए, तो 24 का डबल, यानी कि आंसर क्या आएगा 48। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वां क्वेश्चन, श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर आगे जाता है। श्याम अपनी यात्रा के प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। तो यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। जैसे 7 किलोमीटर यात्रा करता है उत्तर की तरफ, ठीक है 7 है, फिर दाईं मुड़कर 3 किलोमीटर की यात्रा करता है, 3 किलोमीटर, इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़कर, हाँ वापस से दाईं ओर का मतलब हो गया ये इधर आ जाता है, और 7 मतलब इसी की सीध में रखना आपको। श्याम अपनी यात्रा के प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो देखो ये एकदम सीध पे आ गया वो। अब यहाँ कितने किलोमीटर की यात्रा की थी, 3, तो ये भी 3 ही रहेगा अंतर, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 13वां क्वेश्चन है, एक 4 इंच वाले ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे काले रंग से रंगे हुए हैं, इसे फिर 1 इंच ब्लॉकों को काटा गया है। हाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आधा अधूरा रह गया शायद तक। क्वेश्चन है जो सही होना चाहिए था, देखो एक 4 इंच वाले ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल हरे और काले रंग से रंगे हुए हैं, ठीक है, इसे फिर 1 इंच ब्लॉकों घनों को काटा गया है, तो एक फलक रंगीन पूछा गया होगा यहाँ पर, एक फलक रंगीन ब्लॉक कितने बनेंगे जो ये पूछा गया होगा निश्चित रूप से। तो एक फलक के लिए हमें सूत्र पता है,
6 कोष्टक n माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। अब यहाँ इन 6 जो 4 दे रखा है, इसका मतलब 6 कोष्टक n का मान हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6 का 6 रह जाएगा, यहाँ 2 बच गए, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, और यहाँ इधर 6 से गुना होगा तो 6 चौक हो जाएगा 24, यानी आंसर आना चाहिए 24। हाँ, एक फलक रंगीन पूछा जाना चाहिए था, 13वां क्वेश्चन है, जो निश्चित रूप से यहाँ पर आप जो अपने मार्क्स हैं उनमें प्लस कर लेंगे, 3 नंबर जो भी आ रहे हैं उनमें। ये 100% सबके 3 है, इस कारण जो है वो स्कोर है उसमें सबके 3 बढ़ जाएंगे, तो थोड़ा सा इस तरह से इसको एडजस्ट किया जा सकता था आपने। हालांकि किसी का ध्यान नहीं गया, मुझे मतलब किसी ने याद नहीं दिलाया, कहा नहीं क्लास में उस समय, तो क्या चक्कर है वो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैंने पीपीटी बनाई उसमें गड़बड़ तो नहीं हो सकती, ये तो उसी पेपर की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर पे है, यदि एक कूट भाषा में हाउस लिखा जाता है ABCDF और होम लिखा जाता है ABJF, तो उसी कूट भाषा में, तो ये तो बहुत इजी काम है। जैसे CDF यहाँ आ रहा है, हाउस में USE में CDF आ रहा है, तो माउस में USE आ रहा है ना, तो USE इसमें भी आ रहा है, तो CDF वाला सही हो जाएगा, मतलब चुगलुए में है जो सही होना चाहिए ए वाला ऑप्शन, ये तो आराम से किया जा सकता था। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा गया है दिए हुए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए शब्दों में अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता, कौन से को नहीं बना सकते हैं, ये पूछा है हमसे। तो यहाँ है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद आई है एक बार, और यहाँ आई कितने बार आ गया, 2 बार, तो फिर ये अलग हो गया, ये नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चित्रों के साथ स्थान पर, हाँ, स्टार चित्रों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्ह का क्रम समूह कौन सा बनेगा, ये हमें चेक करना था। तो यहाँ प्लस माइनस वगैरह लगा के, तो इसका जो 16वां है, इसका हल करने का तरीका क्या है, जो हम बात करनी चाहिए ना। देखो, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ए वाले को सही मानते हुए निशान बना के आपको हल करना है, फिर अगर उससे नहीं होता तो बी वाले को, फिर सी वाले को, और 3 से अगर वो नहीं आता आंसर तो फिर लास्ट वाला तो ऑटोमेटिक सही होना ही है, फिर भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें मुझे थोड़ी जानकारी है, इस कारण से मैं सीधा हल कर लेता हूँ। जैसे यहाँ 15 लिख दिया हमने, फिर स्टार की जगह लगा दिया हमने माइनस, फिर वापस 15 लिख दिया, फिर स्टार की जगह लगा दिया हमने प्लस, फिर 12 लिख दिए, फिर स्टार की जगह लगा दिया इज इक्वल टू, और फिर लिख दिए 2, और उसके बाद फिर इनटू लिख दिया हमने 6। अब इसको जब भी हल करेंगे तो 15 में से 15 का मतलब तो खत्म है, 0 है, यहाँ बच गए 12, और 6 दूनी 12, यानी कि 12 बराबर 12, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, चौथा ऑप्शन। बाकी ऑप्शन में भी आप जब भी हल करेंगे तो बाकी में इस तरह से नहीं आएगा, तो फिर वो क्रॉस करते हुए आपको चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ना है और वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 17वें में दे रखा है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये तो सरल काम ही है, वैसे किया जा सकता है। हाँ, 4 को 5 से गुणा करो, 4 पंजे 20, 20 को 2 से गुणा करो, मतलब 8 दूनी 16, 160, यानी कि गुणा ही है ये, 7 दूनी 14 है, 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 चौक 56, तो 56 आएगा, तो यानी कि बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन दे रखा है। 18वां क्वेश्चन एकदम तगड़ा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, ये प्रश्न जो पूछा गया था, बिल्कुल वहाँ क्लास में बात आई थी कि ऐसा तो हमें बताया नहीं, तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझना है, इस तरह का कोई सवाल आ जाए एग्जाम में तो। यहाँ पर क्या पूछा है, कौन से स्तंभ किसी न किसी रूप से परस्पर संबंधित हैं, यानी हमारे पास 1 2 3 4 और 5 स्तंभ हैं, उनमें से 3 स्तंभ आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उन 3 का हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो हैं जो कैसे हैं जो आपस में संबंधित हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर मेरे पास अभी जैसे ये जो 1 2 3 4 5 हैं, वो तो केवल सीरियल है, इनका कोई अपने यूज नहीं है, कहीं से आगे हमें देखना है। तो जैसे इसमें दूसरा है, दूसरा जो है उसमें देखें हम, तो यहाँ 2 और 3 है, उसका क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, 2 और 3 का योग यहाँ 5 दे रखा है। फिर ये जो 8 है, 8 को अगर हम 1.5 से गुणा करें, 1.5 से, 8 को हमें किससे गुणा करना है, एक सही 1/2 से गुणा करना है, या फिर 8 को आप गुणा करेंगे 1.5 से, तो आएगा 12। अब ये इतना दिमाग किसी स्टूडेंट ने लगाया नहीं होगा, लेकिन अगर लगाया जाए तो ये स्थिति बनेगी, और 8 को जब भी आप 1.5 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा 12। तो यहाँ पर दे रखा है 8 का 1.5 गुणा 12 दे रखा है। ऐसे कैसे ही
यहाँ पर जैसे तीसरा है तो 2 और 3 5 हो गया, और 16 को 1.5 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। और इसी क्रम में जो पांचवा है उसमें 12 और 18 है, इनका योग होता है 30, और 48 को अगर आप 1.5 से गुना करते हैं तो आता है 72। अब किसी स्टूडेंट का अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको ऐसे नहीं सोचना करे यार मेरा तो गलत हो गया, अब सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने ये पेपर दिया है, अभी आप समझ रहे हैं इसको, तो एग्जाम में बाई चांस इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपकी जो मतलब कि माइंड का जो हल करते समय थोड़ा सा एक रहता है, घबरा से जाते हैं आप, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तरीके से प्रैक्टिस हो गई है, कुल मिला के पेपर दिया है अगर तो प्रैक्टिस हो ही गई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर पाएंगे इसको। तो इस तरह से ये पहला नहीं, दूसरा, तीसरा और पांचवा, दूसरा, तीसरा और पांचवा है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक जैसा इनमें स्ट्रक्चर है, खुद से हल करके देख लेना। और नेक्स्ट 19वां सवाल देख रहे हैं। दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को है। यदि शान का जन्म 1 अगस्त को हुआ था तो उसी वर्ष शान का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा? तो 16 जुलाई और 1 अगस्त हैं, ये तारीखें हैं और अपने को पता लगाना है बार का। तो जैसे जुलाई दे रखा है यहाँ पर, अब जुलाई में दे रखा है कौन सी तारीख दे रखी है 16, तो इसको तो काउंट करना है नहीं अपने को। 16 जुलाई के बाद नेक्स्ट जो दिन है अपने पास, यानी कि 17 को काउंट करना है, 31 तक को काउंट करना है। तो ये दिन कितने होते हैं वो सभी आप काउंट करेंगे, तो काउंट कर लेते हैं। 16 मतलब 31 में से घटा लीजिए 16 को, 11 में से 6 गए, पूरा कुल मिला के यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। तो अपने पास जो दिन बच रहे हैं वो बच रहे हैं कितने? 15 दिन बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? उसी वर्ष शान का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा ये हमें देखना है। तो 1 अगस्त को भी काउंट करना है, तो मतलब 15 तो ये हो गए और प्लस हो गया 1, यानी कि 16 हो गए टोटल। अब इसमें हम हल करते हैं, 7 का भाग देखें तो 7 का भाग देंगे तो 14 यहाँ पर आ जाएगा 2 और शेष बचेगा 2, शेष बचेगा 2। इसका मतलब हमें यहाँ रविवार से आगे बढ़ना है, सोमवार, मंगलवार, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए था? ए वाला ऑप्शन, मंगलवार। नेक्स्ट है, विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। स्केल्डिंग, स्केल्डिंग से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ये पूछा गया हमसे, और देखते हैं स्केल्डिंग में क्या है और इन अक्षरों में क्या है। SCALDING DIC आ गया है इसमें, यानी पहला ही नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ई नहीं दे रखा है, इसमें ई दे रखा है, बाकी सब बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां है। यदि आउटलाइन को किसी कोड में QWVNKPG लिखा जाता है तो MAN मेन को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? तो जैसे O है, O की जगह क्या कर दिया है? PQ, मतलब एक बीच में छोड़ के आगे बढ़ा दिया है, UVW हो गया, TUV हो गया, IJK हो गया, NMO हो गया, EFG, मतलब सभी हैं जो एक जस्ट आगे बढ़ रहा है, तो MNO हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ आना चाहिए O, ABC आना चाहिए, N के बाद आना चाहिए OP, तो OCP जिस ऑप्शन में है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन 21वें में सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, कोड भाषा में प्लस का मतलब इनटू है, माइनस का मतलब प्लस है, इनटू का मतलब, हाँ ये प्लस माइनस भाजक, ये थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आई होगी ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, तो चिन्ह बदल लेते हैं, हल करके देखते हैं ये पूरा क्वेश्चन हम। सबसे पहले जैसे 50 दे रखा है, अब 50 दे रखा है, उसके बाद यहाँ प्लस दे रखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है इनटू, तो हम यहाँ लिखेंगे इनटू। 50 के बाद क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, उसके बाद यहाँ भाजक दे रखा है, लेकिन भाजक का मतलब क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है, भाजक का मतलब माइनस है यहाँ लिखा हुआ है, तो हम माइनस लिख देंगे 125। फिर इंटू लिखा हुआ है, अब इंटू का मतलब क्या दे रखा है? तो इंटू का मतलब दे रखा है भाजक, तो यहाँ भाजक लिख देंगे, ये रखा इंटू का मतलब भाजक, और इस भाजक के बाद अपने पास संख्या बचेगी 5, तो 5 लिख दिया हमने। अब लास्ट में हमें देखना है कि माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, तो माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस का अर्थ प्लस दे रखा है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और प्लस के बाद यहाँ पर प्लस में आएगी संख्या 25। ये पूरा का पूरा है जो हमें हल करना है, इसके बाद जो आंसर आएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर 50 और 3 है, तो 50, 5 3 15, 150 हो जाएंगे, बीच में माइनस का माइनस रह जाएगा,
125 में 5 का भाग देंगे तो 25 पंजे 125 होता है, इसका मतलब हो गया 25 आएंगे, और फिर वहाँ प्लस 25 है, तो यहाँ ये दोनों तो खत्म हो गए, मतलब एक माइनस है एक प्लस है तो कट गए ना, बच गया अपने पास 150, यानी आंसर क्या आना चाहिए आपका 150 आना चाहिए। सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, हाँ बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अगर चिन्ह चेंज नहीं करेंगे डायरेक्ट हल करेंगे तो उनके गलत हो जाएगा। डायरेक्ट हल नहीं करना है आपको, आपको ये का मतलब है, मतलब जो ये लिखा हुआ है उसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, तो चिन्ह चेंज करने के बाद हल करना है। आगे 23वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम, और 23वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिस प्रकार क्या है, यदि 26 हेज 14 दे रखे हैं 80, और 5 हेज 3 दे रखे हैं 16, 6 हेज 5 दे रखे हैं 22, 14 हेज 5 का मान क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ थोड़ा सा अगर हम देखें इसे, जैसे 26 और 14 हैं, इन दोनों को जोड़ें, चलो 26 प्लस 14 कितने हो गए, 26 4 इधर जोड़े 30 40, और यहाँ कितने दे रखे हैं 80, इसका मतलब क्या कर दिया, जो भी संख्या जोड़ने पर आई उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, तो फिर मान आ गया इसके सामने लिखा हुआ। तो 5 और 3 8, 8 का 16 हो गया, 6 और 5 11 का 22 हो गया, तो 14 और 5 हो गए 19 का 38, यानी ये बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। किया जा सकता था, इजी है। 24वां सवाल देख रहे हैं, जिस प्रकार 117 प्लस 28 बराबर 145 है, यहाँ पर 117 दे रखा है इधर, है ना, 117, और इधर दे रखा है हमारे पास 117 के साथ साथ 28 दे रखा है। हाँ, ज़्यादातर प्रश्न इस तरह के होते हैं, ये प्रश्न जो इस तरह का दे रखा है 117 28 है, ये 7 और 8 से पता चल रहा है कि ये जोड़ आ रहा है इसमें। अब इसी तरह से 11 और जोड़ेंगे तो 222 हो रहा है, तो 35 को घटा लो 111 में से, 111 में से 35 को घटाएंगे अपन, घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, इधर बचा 10 3 7 76, मतलब बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है, ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, देख लेते हैं, हल करने में थोड़ा हमें समय लग सकता है इसमें, लेकिन किया जा सकता है हल अगर कोशिश करेंगे तो। ए और बी एक ही बिंदु से शुरुआत करते हैं, ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं, फिर अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं, 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं। बी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं। अभी तक थकी नहीं है, एक ही स्थिति से अब भी कहाँ पर है, तो सवाल करना पड़ेगा इसको, पूरा डायग्राम बनाएंगे हम तो आ जाएगा, देखते हैं इसको। शुरुआत होती है एक जगह से, मान लेते हैं हम यहाँ से, ए दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, दक्षिण मान लेते हैं इधर, तो कितने किलोमीटर चल गई, 8 किलोमीटर, ठीक है। और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ती है, दाहिनी ओर मुड़ती हैं, इसका मतलब हो गया दाहिनी ओर मोड़ना है इसको, इधर मुड़ेगी, वहां से इधर आ रही है तो इधर मुड़ेगी, दाहिनी ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं, अब दूरी है वो 5 किलोमीटर है। बी उत्तर की ओर 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा यहाँ से इधर उत्तर जाना है, उत्तर की तरफ, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे बनाने में, मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि अपना एक फोटो है जो सही बन जाए। 3 किलोमीटर, ओके, 3 किलोमीटर तक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं, इधर वो चलती हैं 5 किलोमीटर तक, ठीक है, ये आ गई। अब ये 5 है तो थोड़ा ये एक सीध में रखना है इसको। पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाती हैं, फिर बाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो इसका बायां हाथ रहेगा इस तरफ बिल्कुल, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं, 4 किलोमीटर आएगी इधर, ये 4 किलोमीटर आ गई, ठीक है। तो 8 और 3 इधर 11 है, इधर वो 4 किलोमीटर चल के आई हैं, तो 11 में से 4 किलोमीटर आप घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछी गई है, और वो कितनी आ जाएगी 7, 7 4 11, इधर 11 आ रहा है, तो 7 आना चाहिए इसमें। और फिर वो भी देखना पड़ेगा कि स्थिति किसकी पूछी गई है, एक की स्थिति से अब बी कहाँ पर है, तो बी इस तरफ है, इस तरफ है, तो इस तरफ कौन सा है, उत्तर है, और कितने किलोमीटर दूर है 7, तो 7 किलोमीटर उत्तर की ओर है, तो ये ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा, 7 किलोमीटर उत्तर, मतलब पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हालांकि डिटेल बहुत ज़्यादा है, प्रश्न बहुत ईजी है, दोनों चीज़ें हैं, कभी थोड़ा ध्यान रख के हल करेंगे तो इस तरह का प्रश्न है जो खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है आप लोगों ने, तो फिर आंसर तो आ ही जाएगा सही।
26वां क्वेश्चन भी देखते हैं। 26वें में भी खूब सारी डिटेल नजर आ रही है मुझे। प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे दो तर्क एक और दो दिए गए हैं। आपको यह मानना है कि कथन सच है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों में कौन से तर्क मजबूत हैं, यदि कोई हो तो। इस तरह की बात कही गई है, तो देख लेते हैं क्या है कहानी। तर्क है, नहीं तर्क नहीं, पहले कथन देखना है। क्या चीनी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इस तरह की बात कही गई है ना। प्रश्न पूछा गया है चीनी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो क्या है, नहीं चीन को इस फैसले से पीड़ा होगी। चीन को फैसले से पीड़ा होगी, इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पटाखे कीड़े मारते हैं, कीड़े तो नहीं मारते, यानी दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। तो यदि तर्क एक तर्क दो तर्क डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न तो एक और न ही दो की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, आकृति में वर्ग औषध विक्रेताओं को दर्शाता है, त्रिभुज नर्तकियों को दर्शाता है, वृत्त स्त्री रोग विशेषज्ञों को दर्शाता है, आयत महिलाओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह स्त्री रोग विशेषज्ञों को दर्शाता है, जो न तो महिला है और न ही नर्तक हैं। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए अपने पास जो सही रणनीति है वो ये हो सकती है कि हम जैसे ये हमारे सामने जैसे फोटो है, तो यहाँ पर पहले से निशान लगा सकते हैं अपन, निशान लगा सकते हैं, मतलब यहाँ वो मार्क कर सकते हैं। वर्ग है वो औषध विक्रेताओं को दर्शाता है, तो ये हो गए औषध विक्रेता, मतलब दवाइयाँ बेचने वाले, औषध विक्रेता, ये वर्ग की बात हो गई। ठीक है, त्रिभुज नर्तकियों को दर्शाता है, तो ये हो गई डांसर, नर्तकियां। फिर दे रखा वृत्त स्त्री रोग विशेषज्ञों को दर्शाता है, ये हो गए स्त्री रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गए। और आयत महिलाओं को दर्शाता है, आयत किसको दर्शाता है, आयत नहीं लिखना है, महिलाएं लिखना है, महिलाएं लिखना है। ठीक है, अब अक्षरों का कौन सा समूह है स्त्री रोग विशेषज्ञों को दर्शाता है, जो न तो महिला है और न ही नर्तक है। मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ आपको पता होना चाहिए, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ मतलब वो वृत्त में होना चाहिए कम से कम एक हो गया, और न तो महिला होना चाहिए, मतलब इसमें नहीं आना चाहिए, और न ही नर्तक, यानी कि ए ये मतलब बी और ई नहीं हो सकता। तो एच सी वाला ऑप्शन है जो हमें देखना चाहिए, ज़्यादातर संभावना है जो उसी की रहेगी, एच और सी की। तो एच और सी एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है डी वाले में, और वही अपना सही उत्तर भी है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पर तो जस्ट यहाँ पर जो आकृति है इसकी अपोजिट आकृति चाहिए हमें, ये जो आकृति बनी हुई है इसकी, तो ये बनेगा बीच में, एक दो तीन चार पाँच वैसे लग रहा है, सही कर लेते हैं अपन इसमें, जब भी पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक तो यहाँ से दो लाइनें निकलनी चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, वे इससे ही पता चल रहा है, केवल इससे। तो डी ऑप्शन इसमें सही है अपना, जो क्वेश्चन नंबर दे रखा था 28, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन देखना चाहिए। 29वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहाँ पर 1 9 4 16 9 और 25, फिर 25 36, वैसे इसमें कर देना चाहिए। 5 का स्क्वायर दे रखा है, 6 का स्क्वायर दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर आ जाना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए इसमें 49 आना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। और फिर भी देख लेते हैं, देखो यहाँ पर 9 है मतलब कि 3 का स्क्वायर है, यहाँ 16 है मतलब कि 4 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 का 6 का, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कुल मिला के एक श्रृंखला सी बनी हुई है, मुझे ऐसे लग रहा है। बाकी 1 का और 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, 1 का 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का हो गया, 5 का हो गया, और 5 का, फिर 6 का, यहाँ 7 का। ठीक है, वैसे 8 64 नहीं है, नहीं तो थोड़ी गड़बड़ होने की संभावना हो जाती, क्योंकि यहाँ 3 और 5 को जोड़ते 8 8 का स्क्वायर कर देते इधर।
लेकिन ठीक है, फिलहाल यहाँ जो सही आंसर आना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ सही हो रहा है, ये 2 + 4 है, 6 6 का स्क्वायर दे रखा है, 1 और 3 या 4 16 नहीं दे रखे हैं। श्रृंखला परीक्षण के हिसाब से 25 36 और 49 सही होगा, बी ऑप्शन इसमें सही है। बाकी सब जो संख्याएं दे रखी हैं वो वर्ग संख्या नहीं है, इस आधार पर भी सही कर लिया होगा। 30वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 30वें में दे रखा है कागज मोड़ना है, छेद करके खोलने के बाद किस तरह की आकृति बनेगी, ये चेक करना था। बढ़िया क्वेश्चन है। कुल मिलाकर यहाँ पर पहले इस तरह से समेट लिया, उसको समेट लिया और फिर पूरा और समेट लिया, मतलब कि कितने बार हो गया, एक बार तो यहाँ बनेगा तो फिर यहाँ बन जाएगा, फिर इसको इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी, ऐसे और ऐसे बन जाएगा। फिर इधर ले जाएंगे इसको तो ये लाइन जाएगी ऐसे, और ये लाइन आएगी ऐसे, ये लाइन आएगी ऐसे, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, तो खूब सारे बन जाएंगे कुल मिलाकर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनने चाहिए। ये नहीं होगा, 3 3 6, ये नहीं होगा, ये तो उल्टे ही बन गए कुल मिलाकर। इस तरह घेरा बनना चाहिए। लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। इसमें अगर मैं लाइनों को इस तरह से रख दूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही आकृति बन रही है, मतलब डी ऑप्शन इसमें सही है। 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में त्रिभुजों की संख्या पूछी गई थी, आराम से कर लिया होगा सबने। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये हो गया 9 10 11 और 12, 12 टोटल है। मैक्सिमम 12 ही दे रखा है तो 12 किया जा सकता है। कुछ को लगाओ, कहाँ हो गए 12, तो जो सिंगल है उनको काउंट करोगे जब भी तो टोटल 8 हो गए। इसके बाद ये मैं कॉमन बता रहा हूँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा दोनों को मिला के, ऐसे ही फिर इन दोनों को मिला के, ऐसे ही फिर इन दोनों को मिला के, ऐसे इन दोनों को मिला के, तो टोटल हो गए 12। 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में पूछा है, एक आदमी के पास 3 थैलियां हैं, पहली थैली में 5, दूसरी थैली में 6 और तीसरी थैली में 4 अलग अलग रंग के गुटके हैं। 2 रंग ऐसे हैं जो केवल पहली व दूसरी थैली में हैं और एक रंग ऐसा है जो तीनों में शामिल है। तीनों थैलियों में मिलाकर विभिन्न रंग हैं, कितने रंग हैं वो तीनों थैलियों में होंगे, ऐसा पूछा गया है। इसको भी बढ़िया प्रश्न माना जा सकता है। एक कुल मिला के जो दिमाग है वो, जैसे पहली थैली मान लो, ये दूसरी मान लो, ये तीसरी मान लो, और गुटके कितने हैं वो इधर एक बात कर लेते हैं हम। 3 थैलियां, पहली थैली में 5, पहली थैली में कितने हैं, 5 हैं, वैसे गुटके नहीं खाने चाहिए। दूसरी थैली में 6 हैं, तो दूसरी थैली में 6 हैं। यहाँ गुटके का मतलब वो गुटका जो विमल गुटका वाला होता है वो नहीं है, इसका मतलब अलग है, टुकड़ा या छोटा वो। और फिर क्या है, तीसरी थैली में क्या है, पहली थैली में 5, दूसरी में 6 और तीसरी थैली में 4 हैं, 4, तो टोटल जोड़ लो पहले ही, 5 और 6 11 और 4 टोटल हो सकते हैं 15 गुटके हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 4, 2 रंग ऐसे हैं जो केवल पहली व दूसरी थैली में हैं, इसका मतलब ये जो 4 हैं ये सेफ हैं, सेफ हैं का मतलब अलग ही रहेंगे, ये हैं जो 2 रंग यहाँ रहेंगे पहली थैली व दूसरी थैली में, और एक रंग ऐसा है जो तीनों में शामिल है। क्या बात है, एक रंग ऐसा है जो इसमें भी आएगा, मतलब इसमें भी एक रंग हो सकता है, 2 रंग इसमें हो सकते हैं, एक रंग है जो तीनों में हो सकता है, ओवरऑल तीनों में एक रंग हो सकता है। एक रंग ऐसा है जो तीनों में शामिल है। तीनों थैलियों में मिलाकर कितने रंग होंगे, तो कुल मिला के यहाँ पर जो बात की गई है वो इस तरह की है कि 6 5 और 6 हैं, तो एक इसमें हम और एडिशनल जोड़ देते हैं, जैसे एक रंग ऐसा है ना जो तीनों में है, तो 4 और अलग रंग की हो सकती है, तो एक यहाँ आ जाएगी, यानी कि 6 + 1 उन 2 थैलियों से मिलाएंगे, और एक इसमें आएगा, मतलब ये तो सारे चारों हैं जो इसमें आ जाएंगे अपने पास, यानी कि कितने हो गए टोटल, 6 और 1 7 और 4 11, यानी आंसर आना चाहिए 11। और किस तरह से आया जो देख लेते हैं। यहाँ पर इसने कहा था कि जो केवल पहली व दूसरी थैली में है, ऐसे 2 रंग हैं, 2 रंग हैं, इसका मतलब हो गया इसमें और इस दोनों में जो 2 रंग हैं कुल मिला के शामिल है। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या कर रही है, और एक रंग ऐसा है जो तीनों में शामिल है, इसका मतलब यहाँ से हम एक तो कम से कम और जोड़ने के लिए लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वो जो इन दोनों के अलावा हो गया जो इसमें भी है, क्योंकि 2 ऐसे हो गए थे जो दोनों में है, एक ऐसा था जो इसमें भी है, अब इसमें भी है तो उसको अलग रखना पड़ेगा हमें। और मैक्सिमम और अलग रंग हो सकते हैं, तो वो कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली जो थैली है उसमें संख्या ही 4 ही है अधिकतम, जो कि सब में मिलके जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 और 4 11।
अब 33वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 33वें में पूछा है वर्ष 1992 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, तो 1993 में ये किस दिन मनाया जाएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो इधर सोमवार है, इधर 92 है, तो एक तो हमें चेक करना है 1992, तो यहाँ फरवरी का लबड़ा है नहीं, 1993 93 तो कभी लीप वर्ष हो ही नहीं सकता, इसका मतलब +1 हो जाएगा। कभी भी सेम डे अगर है तो वहाँ पर हमें हमेशा एक दिन प्लस करना होता है, तो एक दिन प्लस का मतलब सोमवार का आगे हो जाएगा मंगलवार। तो 33वें में सही आंसर आना चाहिए ए। कैसे होगा, 365 पर भाग देंगे 7 का, फिर एक शेष बचेगा, एक जोड़ देंगे, जो भी है वो भी तरीका लगा के हल कर सकते हैं आप। 34वां क्वेश्चन देखिए। 34वां क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा गया है एक पंक्ति में ए पीछे से 26वें स्थान पर है जबकि बी आगे से 16वें स्थान पर, सी इन दोनों के बीचों बीच है। यदि सी से आगे 10 व्यक्ति और उसके तो उसका पीछे से कौन सा स्थान है, तो देख लेते हैं। एक व्यक्ति है एक पंक्ति में, ए पीछे से 26वें स्थान पर है, ये हो गया 26वां और इसका नाम है ए, 26वां है ये, इस तरह से याद रखना है इसको, 26वें स्थान पर, जबकि बी आगे से 16वें स्थान पर है। ये है कौन से स्थान पर, 16वें स्थान पर है और नाम क्या है, बी है। यदि सी, हाँ, सी इन दोनों के बीचों बीच है, यहाँ पर कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है, और यहाँ जितने हैं उतने स्टूडेंट यहाँ आएंगे, जो भी हो कुल मिलाकर, उधर एक्स है तो इधर भी एक्स है। यदि सी से आगे 10 व्यक्ति हो तो उसका पीछे से कौन सा स्थान है, ये थोड़ा सा भाई साहब समझ में नहीं आ रहा है। सी से आगे 10 व्यक्ति कैसे होंगे, 16वें पे तो वो बैठा है, तो 16वें से तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। अच्छा, ये हो सकता है कि बी तक 10 हों, तो यहाँ हो जाएगा 26, और लेकिन 20 22 ही आ रहा है, पीछे से कौन सा स्थान है। चेक करते हैं इसको। प्रश्न में कुछ कहानी थोड़ी सी अलग है तो उसको देख लेना चाहिए हमें। यहाँ पर जैसे हमने तो नॉर्मली जब भी सवाल हल करते हैं तो इस तरह से हम मतलब बनाते हैं आकृति, तो वो बना दी थी। यहाँ पर जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग है। अब इसमें क्या करना था हमें, देखते हैं। सबसे पहले ये जो डायग्राम हम बना रहे थे उसमें अब ये जो 26वां है वो तो निकल गया इधर, और जो 16वां है वो निकल गया इधर, और इनके बीच में यहाँ पर बैठा है सी। अब ये सी है, इससे आगे टोटल जने हैं 10 हैं, इसका मतलब यहाँ 5 हो गए, और यहाँ 26वें समेत इसके बीच में यहाँ 5 आने चाहिए, मतलब यहाँ आने चाहिए 4 जने, और इधर 16वां है, जब भी स्थान आ रहा है एक का, तो यहाँ पर भी कितने जने बचने चाहिए, 4 जने बचने चाहिए। इस तरह से है जो ये पूरा सवाल है जो हमें करना था। अब ये लास्ट में से 26वां है, तो 26वें से पहले अगर हम देखेंगे तो ये हो गया 26 से पहले 25 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, और ये हो गया 21वां। यानी कि सी का जो स्थान है वो अगर हम पीछे से देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। पूरा सवाल जब भी हल करेंगे उस समय आराम से किया जा सकता है सवाल। यहाँ से आगे इधर दे रखे हैं टोटल 10, ये सवाल में लिखा हुआ है 10 व्यक्ति हैं। अब 10 व्यक्ति हैं तो ये हो गए टोटल 5, और 5 व्यक्ति हैं जो वहाँ आगे हम काउंट कर सकते हैं। इस हिसाब से ये 16वां स्थान भी उसका आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल 10 हो गए। 10 के बाद ये मतलब कि यहाँ तक है जो 10 हो गए, ये 11वां हो गया, और यहाँ तक काउंट करेंगे हम तो ये हो जाएगा 16। इस तरह से सवाल है जो हल किया जा सकता है। आंसर आएगा इसका 21। ओके, नेक्स्ट है, यदि एक दर्पण को, क्या लिखा हुआ है, डच रेखा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, डच है का मतलब हो गया यहाँ एम एन हो गया। ये इधर देख लेते हैं सीधा ही सवाल अपने पास। ये इसको कुल मिला के इस तरह से बता दिया उन्होंने कि ये जो लाइन है इसके ऊपर आकृति है, तो उसकी आकृति क्या बनेगी ये आप बताइए। जस्ट यहाँ है तो फिर आकृति बनेगी, यहाँ बन जाएगी लाइन ऐसी कैसी, ठीक है, और ये बन जाएगी लाइन ऐसे, यहाँ से ये चलता हुआ उधर होके इधर आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगी आँख, और ये आकृति यहाँ से चल के आ जाएगी इधर। अब ऐसी आकृति है जो इनमें से हमें ढूंढनी है, तो कौन सी आकृति है जो सही आ रही है, ये आकृति और ये आकृति मिल रही है, मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
दर्पण प्रतिबिंब आराम से हल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, खूब सारे सवाल हल कर रखे हैं हमने, तो फिर सही हो गया होगा सबका। 36 से 39 तक में देखो, यहाँ पर 3 कथन और 3 निष्कर्ष हैं, और कौन सा अलग है या निष्कर्ष वो चेक करने हैं आपको, कौन सा अनुसरण करता है कौन सा नहीं करता है, ये हमें चेक करना है। तो 36वां है, कुछ गाजर बैंगन है, कुछ बैंगन सेब है, सभी सेब केले हैं। तो निष्कर्ष में कुछ सेब गाजर, कुछ केले बैंगन, कुछ केले गाजर, और इन चार में से एक का हमें पता लगाना है कि कौन सा है जो सही है। तो कुछ गाजर बैंगन है, तो इसको हम मान लेंगे गाजर, और ये गाजर क्या है, बैंगन है, ठीक है। कुछ बैंगन सेब है, तो इसमें आकृति इस तरह से बन सकती है, वो उसको थोड़ा सा इसमें शामिल करते हुए बना सकते हैं। सभी सेब केले हैं, लास्ट वाली जो आकृति है वो है जो ऐसी बन जाएगी, ठीक है। तो ने पहला दे रखा कुछ सेब गाजर हैं, ये लिखना पड़ेगा, मुझे लगता है कि ये फॉर्मेलिटी करने से काम नहीं चलेगा, पूरा लिख के और सही बना लेते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने गाजर, फिर क्या करा, कुछ गाजर बैंगन है, यहाँ बना दिया हमने ये बैंगन, ठीक है। कुछ बैंगन सेब है, यहाँ लिख दिया हमने क्या, सेब। और सभी सेब केले हैं, एक लाइन है जो यहाँ बना दी, ये किसके लिए बन गई, केले के लिए, ठीक है। कुछ सेब गाजर हैं, कुछ सेब गाजर हैं। ऐसे प्रश्नों में दो तरीके के चित्र बन सकते हैं, तो यहाँ पर एक राइट और एक रॉन्ग हो रहा है, तो एक रॉन्ग हो रहा है तो ठीक है, उसको हम गलत मान लेते हैं। और कुछ केले बैंगन है, केले बैंगन ये निश्चित रूप से होगा, यानी दूसरा तो निश्चित रूप से सही होगा। कुछ केले गाजर है, केले गाजर हैं, इस ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी निकल सकती है लाइन, यानी कि एक में तो आएगा गलत, एक में आएगा सही, यानी कि दो ऐसे हैं जो गलत हैं और एक सही है दूसरा वाला। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा दूसरा अनुसरण करता है, मतलब जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। अब जिन विद्यार्थियों ने जिनके मन में ये आ गया होगा कि हम तो जो अलग तरीके से बना के चित्र और हल कर रहे हैं, और उस समय हमें ऐसे लग रहा है कि हम मतलब कि पहला और दूसरा सही है, जैसे या कुछ केले गाजर वाला भी सही है, तो वो चीज़ एग्जाम में आपको कैसे ध्यान देनी है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 सभी सही है, तब वो तरीका है जो काम करता है अपना, अगर वो नहीं दे रखा है तो फिर केवल दो, क्योंकि हम अगर हम केवल एक को सही मान मतलब एक को सही मान ले दो के साथ, तो फिर तीन कहाँ जाएगा भाई, वो भी तो है। अब तीन को किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसका मतलब आपको सी वाला ऑप्शन ही सही करना है। बाकी एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे ये गाजर ये बैंगन है, अब ये तीसरा जो बना रहे हैं वो ऐसे बनाया जा सकता है, उसके बाद वाला जो बना रहे हैं वो ऐसे बनाया जा सकता है, और उस समय फिर एक दो और तीन तीनों सही होंगे, लेकिन तीनों यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखे हैं, मतलब फिर वो जो 100% दोनों तरफ सही हो रहा है, एक में गलत और एक में सही है उसको गलत मानना है, और दोनों में सही है दोनों चित्रों में तो फिर उसको सही मानना है, तो दूसरा यहाँ सही हो जाएगा। अब 37वें की बात करते हैं, 37वां है उसमें दे रखा है सभी फल पत्ते हैं, 37 नंबर में सभी फल पत्ते हैं। तो आकृति कैसी बनेगी देखो, ये फल, फल लिख दिया हमने, ठीक है। और फिर ये सभी फल हैं जो क्या है, पत्ते हैं, तो ये हो गया पत्ते, सभी फल पत्ते हैं। कुछ पत्ते पेड़ हैं, कुछ पत्ते पेड़ हैं, इसका मतलब हो गया यहाँ पर यहाँ हम बना देंगे क्या, ये पेड़, ठीक है। और क्या है, कोई पेड़ घर नहीं है, मतलब घर है जो ये साइड में हो गया, ठीक है। अब हमें निष्कर्ष देखने हैं, और निष्कर्ष हैं जो क्या कह रहा है, कुछ घर फल हैं, कुछ घर फल हैं, ये तो सपने में भी नहीं है। कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ फल हैं, ये अगर दूसरा चित्र हम बनाएं अगर, तो संभावना हो सकती है, जैसे ये हमने बनाया ये बनाया, और जो पेड़ वाला बनाया वो इस तरह से बनाएंगे, तो इसमें तो सही नहीं होगा, लेकिन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। कोई घर फल नहीं है, कोई घर फल नहीं है, तो ये तो सही है। तो इसका मतलब हो गया एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण करता है, या तो अगर आ गया तो इसको बहुत अच्छे से समझना है, या तो एक या तीन अनुसरण करते हैं। तीन और एक वापस देखते हैं, कुछ घर फल हैं, कुछ घर फल हैं, नहीं है। और दूसरा है कुछ पेड़ फल हैं, कुछ पेड़ यहाँ दे रखा है और फल दे रखा है, तो एक में सही है एक में गलत है, ठीक है। और कोई घर फल नहीं है, कोई घर फल नहीं है, फल और घर का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अगर सही मानना चाहें तो कोई घर फल नहीं है, मतलब तीसरा है वो इसमें सही हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें सही मानना चाहिए हमें। नेक्स्ट है 38वां क्वेश्चन, सभी टेबल दर्पण है, ठीक है। कुछ दर्पण है, सभी टेबल दर्पण है, तो बना लेते हैं आकृति, यहाँ ये है जो टेबल है, चलो ठीक है।
और ये है जो दर्पण है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, कुछ दर्पण कुर्सियां हैं, तो ये चेयर लिख देते हैं। यहाँ पर दो तरीके से बन सकता है, एक इसको बिना छुए भी बन सकता है, यहाँ से होके भी निकल सकता है, और एक है जो ये इस तरह से भी बन सकता है। कुछ दर्पण कुर्सियां हैं, ठीक है। सभी कुर्सियां ग्लास हैं, तो एक आकृति है जो सेम इसके वहां पर बन जाएगी। ये जो टी है इसको इधर मान लेना, थोड़ा इधर ही है ये, है ना, ऐसे। और ऑप्शन क्या है इसके देख लेते हैं। कुछ ग्लास दर्पण है, कुछ ग्लास दर्पण है, टेबल दर्पण है, कुछ दर्पण कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां ग्लास हैं, चलो ठीक है, पहला सही है बिल्कुल। कुछ कुर्सियां टेबल हैं, कुछ कुर्सियां चेयर हैं, वो टेबल हैं, तो यहाँ पर ये साइड से निकल रहा है, मतलब दूसरा है जो गलत है। कुछ दर्पण टेबल है, टेबल है, कुछ दर्पण, दर्पण का मतलब मिरर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब कि पहला और तीसरा है जो यहाँ पर सही होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पहला और तीसरा अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट 39 है। 39 में पूछा है सभी कैलकुलेटर बॉक्स है, तो एक बन जाएगा ये कैलकुलेटर, ठीक है। और सभी कैलकुलेटर क्या है, बॉक्स है, तो ये हो गया बॉक्स। फिर क्या है, सभी बॉक्स नल है, तो यहाँ एक और इसके ऊपर और लेप करता हुआ बनाएंगे, और ये क्या है, नल है, टेप। सभी बॉक्स नल, कुछ नल मशीन है, ये हो गया मशीन। इस तरह भी बन सकता है, एक चित्र है जो वो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन ये ऐसे जो बन रहा है उसको हम जो नहीं बना रहे हैं अभी, जिस तरीके से यहाँ प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो मुझे लग रहा है कि यही तरीके से हो जाएंगे हल। तो कुछ मशीन बॉक्स हैं, तो नहीं है। कुछ नल कैलकुलेटर हैं, नल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर इसके अंदर आ रहा मतलब सही है। कुछ बॉक्स कैलकुलेटर हैं, कुछ बॉक्स हैं वो कैलकुलेटर, बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। मतलब दूसरा और तीसरा है जो सही दे रखा है, इसका मतलब यहाँ दूसरा और तीसरा है, मतलब सी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 45 अक्षरों, अंकों और प्रतीकों की निम्नलिखित व्यवस्था को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो व्यवस्था है उसको देखना है, उसके आधार पर फिर जो स्थिति बनती है वो उसके आधार पे अपने पास 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या बात है, निर्देश ही नहीं देखा मैंने, निर्देश कहाँ से, 40 से 45 तक 6 क्वेश्चन इसके आधार पे हल होंगे, तो ये तो जबरदस्ती काम हो गया कुल मिला के। देख लेते हैं फटाफट से, वैसे हल कर लिया होगा, ऐसे सवाल खूब सारे किए थे हमने। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक अक्षर और एकदम बाद में एक अंक है, अक्षर और अंक हैं, और चाहिए क्या, प्रतीक। प्रतीक का मतलब हो गया जैसे ये प्रतीक है ना, ये प्रतीक हो गया, ये हो गया, ऐसे ही ये प्रतीक हो गया, ये हो गया, इस तरह से। तो इसको देख लेते हैं, पहले क्या चाहिए, 40 वे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले एक अक्षर, मतलब कि अक्षर चाहिए पहले, और अक्षर के बाद में होना चाहिए फिर प्रतीक, और बाद में क्या है, एकदम बाद में एक अंक, फिर आना चाहिए अंक। तो ऐसी स्थिति बनती है, ये देखिए जैसे इसके पहले तो क्या आ रहा है, अक्षर आ रहा है, ये अक्षर हो गया, और फिर इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है, अंक आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक जोड़ा, तो ऐसा एक जोड़ा या तीड़ा हो गया है, तो ये बन रहा है, सही है। इसके अलावा भी बाकी जैसे प्रतीक हैं उनमें जैसे अंक पहले आ गया, यहाँ गलत है, इधर अक्षर अक्षर आ गया, गलत है, इधर अंक है लेकिन यहाँ अक्षर नहीं आया, ठीक है। इधर दोनों तरफ अक्षर एक ही है, मतलब कि सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। 41 में हमसे पूछा गया है ऊपर दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो कौन सा नहीं आता है ये चेक करने के लिए हमसे कहा गया है, तो देख लेते हैं। प्रश्न ऊपर रह गया और ये प्रश्न रह गया नीचे, तो इसको हल करने के लिए हमें एक साथ तो नहीं देख सकते हम, इसमें केवल आंसर ही देख लेते हैं। आंसर है इसमें जैसे सी एन बी है, सी एन बी को थोड़ा सा हम देखते हैं, सी एन बी में क्या कंडीशन बनती है। देखो सी एन बी कहाँ लिखा हुआ है,
सी फिर एन और फिर बी। बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखो सी है दे रखा था पहले ऑप्शन में, फिर दे रखा था एन और फिर बी दे रखा है। तो इसमें क्या हो गया, एक तरीके से ये है जो रिवर्स गया है, एक हो गया, इसके बाद बीच में दो छोड़ के फिर वापस, फिर दो छोड़ के एक वापस। तो इस तरह की कंडीशन है जो तीन में बन रही है। एन बी और एट द रेट में भी ऐसी स्थिति बनेगी। यहाँ पर एन है, एक हो गया, फिर बी और एट द रेट, सबके बीच में दो हैं। इसका मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन है अपने पास +4 और प्रश्नवाचक, इसको हम देख लेते हैं। +4 और प्रश्नवाचक हैं, उसमें स्थिति बनती है नहीं, प्लस तो वो रिवर्स नहीं है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आप आराम से घर पे इसे लिख के मतलब घर पे का मतलब घर पे देख रहे होंगे, अभी खुद से वीडियो पॉज करके खुद से हल कर सकते हैं कि ऐसी कंडीशन बनती है या नहीं बनती है। ये सब है जो बराबर दो दो अंक बीच में छोड़ते हुए, दो दो अंक छोड़ते हुए, दो दो अंक छोड़ते हुए इनकी स्थिति है वहाँ लाइन में, इसकी नहीं है। इसमें तो प्लस है पहले आ रहा है, फिर ये इस तरह से अलग तरीके से बना हुआ है, मतलब कि तीन तीन छोड़ दिए उधर बाकी सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में उपयुक्त व्यवस्था के तत्वों पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा, ये पूछा गया है। तो जब भी यहाँ पर अगर हम ये एक तरीके से श्रृंखला बना रखी है, अब श्रृंखला के आधार पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो हेज और सात है जो आंसर आना चाहिए यहाँ पर, हेज और सात। अब वो कैसे आएगा, जैसे 2 और 9 है, वो किस आधार पर आए, तो 2 और 9 है, इसमें अगर हम यहाँ जो व्यवस्था दे रखी है अपनी वहाँ पर अगर देखें हम, तो 2 और 9 की जो स्थिति है, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा तो समझने में सुविधा रहेगी। अभी 2 और 9 है, उनकी स्थिति ऐसी है कि बीच में उनके 2 को छोड़ रखा है। फिर वापस से अगर आगे हम देखें तो जी और ए, तो जी और ए की कंडीशन क्या है, ये भी इसी तरह से दे रखे हैं, आगे पीछे ही हैं इसके जस्ट, मतलब बीच में 2 को छोड़ दिया है जी और इधर आ गया ए। तो यही स्थिति है जो सब में बनेगी, और आगे जो आएगा वो आएगा अपना हेज और सात आएगा, A3 हेज 7 है ना, नहीं प्रश्नवाचक तो उसका है, ठीक है, हेज 7 हेज 7 हेज 7 D3 को इस तरह की कंडीशन बनती है तो A3 बनेगा और हेज 7 बनेगा। चलो ठीक है, A3 आ रहा है क्या उसमें देखते हैं, बिल्कुल A3 आ रहा है, A3 आ रहा है, इसी आधार पे हेज 7 है जो सही है। 43 है, उसमें उपयुक्त व्यवस्था के दाएं छोर से 12वें तत्व के दाएं को 7वां निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर हमें काउंटिंग करनी है कि कौन सा आएगा, और जब भी काउंटिंग करेंगे तो दाएं छोर से 12वें तत्व है, तो दाएं छोर से हम चेक करेंगे, और पहले हम देखेंगे 12वां, फिर उसके दाएं को 7वां देखना है, तो पहले ही सीधा 5वां देख लेते हैं क्या है। 1 2 3 4 और 5वां है, जो 5वां कैसे देखा है ये भी देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, जो देखो ये क्या कह रहा है, 12वें तत्व के दाएं 7वां, तो 12वें के दाएं 7वां, तो सीधा उधर ही 5वां देख लो ना, तो 5वां सही आएगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जब भी देखोगे तो आ जाएगा, और हल करोगे पूरा 12वां काउंट करके 7वां भी काउंट करोगे तो भी 5वां ही आएगा, मतलब कि सी वाला ऑप्शन ही आएगा, 5वां नहीं आएगा, 5 का अंतर आएगा। दी गई व्यवस्था के आधार पर परसेंट का 5 से वही संबंध है जो 2 का एन से, इसी पैटर्न के अनुसार एक का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जो अक्षर है उसके साथ होगा। तो एक का देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है इसमें। एक बार और मिटा देते हैं, और एग्जाम में इस तरह के अगर कोई प्रश्न आता है, 4 5 क्वेश्चन है, तो बहुत सावधानी से वो प्रश्न हल करना है, किसी भी, क्योंकि एक गलत हो गया अगर तो सारे गलत हो जाएंगे, और अगर ये प्रश्न जो गलत होता है तो फिर अपनी जो कहानी है नंबरों वाली वो आज जैसे डाउन हुई है वैसे डाउन होने की संभावना पूरी रहेगी। तो प्रतिशत का 5 से देखना है पहले तो प्रतिशत रहा ये, और 5 रहा 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 कहाँ रहा, एकदम से उल्टा ही हो गया है तो। हाँ, ये शुरू से दूसरा, ये लास्ट से दूसरा, अच्छा ऐसे दिमाग लगा रखा है। देख लेते हैं अब किसका किससे पूछा, ए का संबंध किससे होगा, तो ए आगे से कौन से नंबर पे आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे है, तो यहाँ से 8वें नंबर का देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 आंसर आना चाहिए, इसमें आंसर आना चाहिए 4, मतलब ए ऑप्शन है जो सही है।
वो टेक्निक जब भी देखेंगे हम कि शुरू से दूसरा आ रहा था तो लास्ट से दूसरा दे रखा था, तो यहाँ शुरू से जो उस नंबर पे दे रखा है लास्ट से भी उसी नंबर वाला वापस देखना, 8वां है तो 8वां देखना है। 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो देख रहे थे हम। दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक को एकदम पहले एक अक्षर बाद में एक अक्षर आता है। अंक देखने हैं, पहले और बाद में अक्षर आना चाहिए। तो देख लेते हैं 45 में क्या है कहानी। मतलब अंक आना चाहिए, बाद में अक्षर आना चाहिए और पहले भी अक्षर आना चाहिए, ऐसी स्थिति देखनी है हमें। एक बार लास्ट को और मिटा लेते हैं इनको। अंक अक्षर अक्षर बिल्कुल सही है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अंक अक्षर अक्षर मतलब दो जोड़े ऐसे हो रहे हैं। लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 देखिए, शब्द कोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। 46 है जो बहुत अच्छे से समझा दिया था मैंने। और यहाँ पी आर आ रहा है, तो आर के बाद आता है एस, मतलब 5वां है जो सबसे लास्ट में आना चाहिए। अरे वाह यार क्या सवाल है। सी ऑप्शन इसमें सही है। इसमें 5वें को लास्ट में एक ही ऑप्शन में दे रखा था और उसी से हल किया जा सकता था केवल थोड़ा सा देख के। बाकी 1 2 3 4 इसी क्रम में, अच्छा 1 2 3 4 5 ही दे रखा है क्या। ठीक है। किसी विशिष्ट कूट भाषा में ड्यूरिंग है उसको लिखा है GRUFQD। तो इसी कूट भाषा में पिकेड को किस प्रकार लिखा जाएगा, पिकेड को किस प्रकार लिखा जाएगा देखते हैं। तो डी और जी का क्या कनेक्शन है, डी ई एफ जी, मतलब ई एफ बीच में छूट रहा है, यू और यू के बाद आगे अगर देखें तो यू के बाद छूट नहीं रहा है, आर के बाद आता है RSTU आता है। इसका मतलब एक में प्लस एक में माइनस वाला सिस्टम कर रखा है इसने। तो एक में प्लस कर रखा है मतलब PQRS, एस तो ये नहीं होगा उत्तर कभी भी, है ना। यानी कि A C और D में से कोई एक उत्तर है। अब वापस हम देखें तो यहाँ पर IJ के नहीं, रिवर्स जाना चाहिए, कहाँ गया कहाँ गया, आई ये रहा। तो एफ के बाद GHI, तो एफ इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब अब C और D में से कोई एक उत्तर है। फिर C है तो CDEF, यहाँ F आ गया है यहाँ H आ गया, मतलब C वाला ऑप्शन सही है। वैसे कर सकते हैं, ऐसे खूब सारे सवाल हल किए हमने तो आराम से हो जाएगा। 48 देखिए, यहाँ अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से यहाँ पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है। और ये डायरेक्ट ही कर लेते हैं, जैसे यहाँ एन है तो यहाँ लिखा हमने एम, तो एम एन हो गया। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर ओ, तो MNOP हो गया, है ना। उसके बाद वापस ये MNOP हो गया, MNOP हो गया, MNOP बन रहा है कुल मिला के, MNOP तो MONP यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन है जो सही है। लिखने में हो सकता है MNOP, फिर ये एम है ना, MNOP, मैंने थोड़ा लिखने में गलत कर दिया। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है जो इसमें चेक करके देख लेना, पेपर में भी लिख के, वैसे सही हो गया होगा ज़्यादातर का। तो 49 में देखिए, एक आदमी 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर चलता है 5 किलोमीटर। उसके आरंभिक बिंदु को मूल बिंदु माना जाए तो अब वह किस दिशा की ओर है, केवल दिशा पूछा गया है। तो ये तो सवाल है जो टेक्निकल सवाल कहा जा सकता है। फिर भी देखते हैं, एक आदमी 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, ये मूल बिंदु मान लो, और पश्चिम की ओर चलता है, इसका मतलब ये इधर आ गया 10 किलोमीटर, ठीक है। हम जो अपना हल करने का तरीका है उसमें हम ये पूर्व मानते हैं ये उत्तर मानते हैं ना, तो ये हो गया अपना, इस तरह से ये बन जाएगा। तो 10 किलोमीटर चले गया, ठीक है। और 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, क्या बात है, उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर, यहाँ से वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर चलता है, तो उत्तर पूर्व हो गया, इसका मतलब वापस इधर जाएगा।
इस तरफ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसकी स्थिति ये बनेगी ना, तो वो जाएगा इस तरफ, है ना। ये तो हो गया उत्तर, ये उत्तर हो गया, और ये हो गया उसके लिए पूर्व, तो उसकी स्थिति हो गई अब ये। और कितने किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर का जब, ठीक है। अब फिर क्या करा, फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है। अब यहाँ से वापस उसको हमें मोड़ना है किधर, दक्षिण, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब यहाँ से दक्षिण पूर्व होगा ये साइड होगी, ठीक है। मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, इधर 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। लेकिन ये किलोमीटर भी सही बनाने पड़ेंगे, मैंने किलोमीटर है जो सही नहीं बनाए हैं। ये 10 था, उधर वो 20, और ये तो बहुत अलग ही रह गया। कुल मिला के यहाँ 5 का मतलब केवल यहाँ तक ही लाना चाहिए हमें, इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं लाना चाहिए। हम जो आकृति बना रहे हैं उसमें ये स्थितियाँ जो ऐसी बननी चाहिए, 5 किलोमीटर का मतलब 10 की आधी लाइन बनेगी तो यहाँ बन जाएगी, ठीक है। और 20 की लाइन ऐसे बनेगी तो 20 की लाइन लगभग ठीक है। 5 किलोमीटर, यदि उसके आरंभिक बिंदु को मूल बिंदु माना जाता है, किस दिशा की ओर है। अब यहाँ से किस दिशा में है ये पूछा गया है, तो यहाँ से किस दिशा में है, तो 20 वाली लाइन है जो ज़्यादा लंबी रहनी चाहिए। एक बार मैं वापस बनाता हूँ चित्र, हालांकि इसमें पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और मुझे लग रहा है कि क्लास का टाइम बचाने के लिए यहाँ ज़्यादा टाइम दे देना ही ठीक है, नहीं तो उधर हमारा जो बहुत कीमती समय है वो जो खराब हो जाएगा। ये 10 किलोमीटर है, ठीक है, और ये है 20 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा लंबी रहेगी लाइन, है ना, 20 किलोमीटर। और फिर यहाँ से ये 5 किलोमीटर इधर है, तो इसका मतलब हो गया ये लोकेशन पड़ेगी उसकी इस तरफ, तो ये हो गया उसका नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, यानी पहला ऑप्शन है जो इसमें सही आएगा। ये आकृति खुद से जब बनाएंगे तो क्या सावधानी रखनी है, जैसे 10 वाली लाइन बनाई है तो इसकी जस्ट डबल ये लाइन बननी चाहिए, और 5 वाली इसकी भी आधी लाइन बननी चाहिए, तो यहाँ पर आएगी वो, और इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, उसके बाद फिर आगे जो भी है बात करते हैं। यहाँ है एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है, वह मेरे भाई की माँ की बहन है। वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है ये पूछा गया है। तो ऐसा जो सवाल आता है वो आराम से हम हल कर सकते हैं। जैसे वह मतलब ये हो गया वह, ठीक है, मेरे भाई की माँ की बहन है, ये हो गई अंजू, ये है जो उसका भाई, और भाई की माँ, ये माँ हो गई, ठीक है, माँ, और माँ की बहन मतलब मौसी, यानी कि यहाँ पर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हल करने में लगभग 1 घंटा हमें रीजनिंग में लग गया, सबको ही लगा होगा वैसे। और एक थोड़ी टेक्निकल समस्या थी, उस पर उस समय हमने ध्यान नहीं दिया था। 5-10 मिनट जरूर वहाँ पर हमारे जो सिटिंग अरेंजमेंट के कारण डिस्टर्ब हो गए थे, रीड वाले स्टूडेंट भी एक साथ ही टेस्ट देने आए थे इस कारण। तो जरूर अगर कोई स्टूडेंट किसी को लगता है जैसे कि 5-4 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर सकता था, तो वो ठीक स्थिति है भाई। अगर लगता है कि यहाँ पर जो सवाल थे उनमें हल करता मैं तो ज़्यादा सही होते, तो वो बहुत अच्छी बात है। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं हल करता और मुझे नहीं आते, हल करते और सही हो जाता तो वो एग्जाम में सही हो जाएगा। अब 51वां प्रश्न हम देख रहे हैं। 51वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, संत एवं जाति का कौन सा युग्म असंगत है। संत एवं जाति का कौन सा युग्म असंगत है ये पूछा गया है। तो मुझे लगता है यहाँ एक आध थोड़ा सा अलग लगा होगा सबको, लेकिन देखते हैं क्या कहानी बनती है, देखें। वैसे इसमें कबीर के साथ जुला दे रखा है, तो कबीर तो राजस्थान से रिलेटेड ही नहीं है, फिर भी दे दिया है, तो अब दे दिया है तो दे दिया है, क्या करें। तो बात कर लेते हैं। कबीर जुला सही है, दन्ना जाट सही है, पीपा मीणा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पीपा जो खींची राजपूत थे, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंता गैस परियोजना का गैस आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अंता में हजीरा विजयपुर जगदीशपुर वाली लाइन ही गुजरती है, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये हमने पढ़ा नहीं था। अब जब गैस परियोजना है तो वहाँ थोड़ा सा इस तरह का टिपिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब याद रख लेना, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये लाइन का नाम है। भाटी वंश प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। मधुबन व्यास हैं। ये भी नहीं पढ़ा है, बिना पढ़े हुए आ गए तो फिर तो गड़बड़ होती है। वैसे हरिश्चंद्र व्यास, मारावल अमर सिंह का तो कोई है ही नहीं कनेक्शन, ये साहित्यकार हैं तो मधुबन व्यास हैं, ठीक है। अब याद रखना, पाटीवंश प्रशस्ति के रचनाकार मधुबन व्यास। 54वां क्वेश्चन था, स्टेट केमिकल वर्क्स, तो ये तो सही हो गया सबका, डिडवाना।
तिरंगा झंडा फहराने वाले चीतमल पुरोहित सही है, पहला ही जैसलमेर में है। बाकी हमने जो नाम पढ़े थे अन्य, जैसे सागरमल गोपाघाट जैसलमेर से रिलेशन है, लेकिन वो तिरंगा झंडा फहराने वाले में नहीं आएंगे। एक वो चंदनमल बहड़ वाला है, वो चूरू धर्मस्तूप वाला, वो कहानी अलग है, वो चूरू की है। दुरसा आडा की शासक है, अकबर के थे, नवरत्न में शामिल। बाकी जसवंत सिंह हट जाएगा, ये तीन जो बहुत ही अलग हैं वैसे। और इन्होंने प्रशंसा की थी, महाराणा प्रताप की भी प्रशंसा की थी, और जयमल पत्ता की प्रशंसा के कारण ही फिर अकबर ने जो वो मूर्तियां लगवाई थी गजारूढ़। कौन हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो हाड़ौती के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में देखो नैनू राम शर्मा तो जिंदाबाद ही हैं, पहले नंबर पे है नाम इनका, बहुत ही महत्वपूर्ण। तन्नोट माता का मंदिर बनाने वाले तन्नू राव, इसीलिए फिर तन्नोट माता नाम हुआ। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र से रिलेशन है जो वो राजसिको का है, राजसिको देखना पड़ेगा हमें। हाँ, बी ऑप्शन में दे रखा है राजसिको, याद रखना सबको, लघु उद्योग से रिलेटेड ये संगठन है। राज्य में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत ग्रहों की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, इस तरह से पूछा गया था। तो ये शायद तक किसी तत्कालीन एग्जाम की बात है। सूरतगढ़, काली सिंध और छबड़ा तीनों ही जगह पर क्रिटिकल तापीय हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा मेगावाट है प्रोडक्शन। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल, तो जयचंद गढ़वाल संगीता नहीं, संयोगिता के पिता। राजस्थानी साहित्य की रचना अचल दास खींची वचनिका के लेखक कौन है? बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा, शिवदास गार्डन की रचना, अमर रचना है। भिखारियों के आवास के साथ रोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? एक महत्वपूर्ण स्वाभिमान योजना के नाम से चलाई थी, महत्वपूर्ण योजना थी ये। और नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित परमाणु विद्युत परियोजना कौन सी है? अब ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न आ गए तो फिर कुछ स्टूडेंट हैं उनको लगा होगा कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ये प्रश्न है जो इंडिया लेवल के कुछ प्रश्न है जो कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं, तो यहाँ कॉपी पेस्ट होने के कारण गड़बड़ हो गया। हमें याद रखना है यहाँ पर माही बांसवाड़ा राजस्थान। ये है जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के तहत जो चली थी उसके अंतर्गत बना था। आ जाए ऐसे कि माही बांसवाड़ा राजस्थान जो परमाणु विद्युत परियोजना है वो कौन सी योजना के अंतर्गत, तो फिर 12वीं। लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? लूनी के किनारे तलवाड़ा, बाड़मेर, तिलवाड़ा, तलवाड़ा नहीं तिलवाड़ा। कौन से संभाग में राज्य की लगभग एक चौथाई आबादी रहती है? अब संभागों की जो स्थितियां हैं, गणना है, वो सब बदल गई हैं, नए जो आंकड़े हैं उनको देखना है। लेकिन फिलहाल यहाँ जो सही आंसर है वो जयपुर है, क्योंकि जयपुर बड़ा शहर है तो उस हिसाब से जनसंख्या में। 67 है नन्ही कली योजना से संबंध, तो नन्ही कली एजुकेशन से रिलेटेड ही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है, असंगत है, ये हमें देखना था। तो एसएसए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये आपको याद रखना है, केंद्र सरकार का है ना। सर्व शिक्षा अभियान जिसको शॉर्ट में एसएसए कहा जाता है, 2001 में चलाया था और काफी महत्वपूर्ण ये योजना थी सरकार की। नेक्स्ट है उदयपुर की फतेह सागर झील को सन 1889 से पूर्व क्या कहा जाता था? क्या बात है। फतेह सागर झील है उसकी भी कहानी अलग है, पहले देवली तालाब के नाम से जानते थे, देवाली लिखा हुआ देवली है ये, है ना, ऐसे याद रखना। और आगे हैं केरल का लिंगानुपात डूंगरपुर के लिंगानुपात से कितना अधिक है? तो 1084, और वो जो अंतर दे रखा है वो हमें पता होना चाहिए, उस हिसाब से है जो आप सही करेंगे यहाँ पर। तो इधर तो 994 है। एक तो याद होना चाहिए था कम से कम हमें, जो मतलब कोई भी स्टूडेंट है तो वो याद रखेगा ही रखेगा, क्योंकि डूंगरपुर सबसे टॉप पे है, 994 ये तो मुख्य जबानी याद होना चाहिए। और केरल का 2011 की जो जनगणना थी उसमें था 1084, क्या बात है। और जब भी हम अंतर करेंगे तो कितना आएगा? देखो 84 94 मतलब 90, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इंडिया लेवल के प्रश्न के आधार पर तुलना करके दे रखा है तो वो ज़्यादा संभावना नहीं है। लेकिन इस प्रश्न का जो हमारे लिए, अब देखो पेपर हार्ड आ गया तो हार्ड आ गया, वो उसको रोना नहीं है कभी, उससे फायदा उठाने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है और कितना है? 994 है, ये याद रखना है। सहकारिता क्षेत्र में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा निम्न में से किसके अधीन शुरू की गई थी? तो सहकारिता टॉपिक तो देखना चाहिए था हमें, देखा नहीं है तो कोई बात नहीं है। राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय है, क्योंकि जब भी अगर करेंसी की बात की जाएगी तो मुद्रणालय की बात करनी पड़ेगी हमें, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। लेकिन रुको रुको रुको, पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा की बात कही गई है, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया है।
आंसर है जो इसमें ए नहीं है, इसमें आंसर है जो अलग है। अभी देखते हैं इसको। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, क्योंकि सबसे पहले 1910 में बना था, इसी कारण से ये सही होना चाहिए। अगर समिति की बात आएगी तो फिर वो बिनाए वाली आ जाएगी इसमें, लेकिन बैंक की बात करेंगे तो जो उसमें 1910 वाला राजस्थान राज्य सहकारी बैंक आएगा। टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो टोंक में जो रेड लिखा हुआ है, ड है, ये हम पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का टाटानगर, जो भी ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। नवाबों की नगरी टोंक है, कोई संशय वाली बात नहीं थी। और राजस्थान में जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि किस दशक में सर्वाधिक रही थी? मैक्सिमम वाली बात की जा रही है यहाँ पर, तो 71 81 है। उत्तर भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति मानी जाती है। अब यहाँ राजस्थान को मान लिया होगा, वैसे सही है जो यूपी है ना। राजस्थान में है वैसे कथक नृत्य, मतलब फेमस है, लेकिन उससे भी पहले अगर कहा जाए तो यूपी सही होना चाहिए, लेकिन हम राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान सही कर लेंगे। मिड डे मील में 75-25 है, ये याद रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इस कारण ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। 75% पैसा है जो केंद्र देती है, केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार है जो 25% पैसा। बहुत सी बार हमें ऐसे लगता है कि वो सरकार है जो बहुत कर रही है, लेकिन वो पैसा जो ज़्यादा पैसा है जो केंद्र ही खर्चा करती है सब जगह। नेक्स्ट 77 है, वहाँ पर है जो बजरंग पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो बजरंग पशु मेले के बारे में अगर बात करें हम, तो अश्विन माह में उज्जैन लिखा हुआ है, उज्जैन तो होगा नहीं, भरतपुर, ऐसे याद रख लेना आप। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आचार्य JB कृपलानी है जो आई थी, ये हमने पढ़ा भी था, नोट्स में था। 7 शैलियों का मंदिर किसको कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो पद्मनाभ जैन मंदिर है, उसी को 7 शैलियों का मंदिर कहा जाता है। और राहुल 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 80 में दे रखा है हमें, किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की है? संगीत शास्त्र शब्द नहीं था, बाकी संगीत प्रिया है, रसिक प्रिया है, संगीत राज है, मीमांसा है, ठीक है। डी ऑप्शन है जो उनसे रिलेटेड नहीं है। 81 है, 81 में हमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया। बीजासन माता बूंदी, ठीक है। लोहारगल सही है। चंद्र प्रभु गलत दे रखा है यहाँ पर, चंद्र प्रभु है जो भरतपुर में नहीं है। चंद्र प्रभु है, एक जगह का नाम है तिजारा, और तिजारा कौन से जिले में पड़ता है? अलवर में, तो ये सही होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उनका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? सबसे पहले किसको निपटाया था? तो नागार्जुन को निपटाया था सबसे पहले। नेक्स्ट है, नृत्य नाटक सूरदास, डोकरी, शंकरिया किस पेशेवर लोक नृत्य से रिलेटेड है? बढ़िया प्रश्न है ये, बवाई से रिलेटेड है ये। थोड़ा सा अगर हम देखें तो पेशेवर पूछा है, उसी के आधार पर पेशेवर में तो नाम सबके आ रहे हैं, लेकिन बवाई सही है इसमें, ये याद रखना। नेक्स्ट है, राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है? ये जरूर सबको याद रहेगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका है कनेक्शन यहाँ। राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य औराई एवं ब्राह्मणी नदियों के उद्गम स्थल पर है? बहुत सारी चीजें बदलेगी, लेकिन ये चीजें कभी नहीं बदलेगी। तो औराई और ब्राह्मणी नदी के बारे में पूछे तो बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़ वाला। नेक्स्ट है, 2012-13 में देश में सर्वाधिक मसाला किस क्षेत्र में? तो प्रश्न पूछ लिया है तो सही कर दो, राजस्थान जिंदाबाद है। राजस्थान का प्रथम विद्वान किसे कहा जाता है? क्या बात है, प्रथम विद्वान किसे कहा जाता है? प्रश्न बढ़िया पूछे हैं। टोडरमल है जो प्रथम विद्वान, राजस्व अधिकारी थे अकबर के समय। किंगोली का युद्ध किन रियासतों के मध्य हुआ था? ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। जयपुर और जोधपुर की सेनाएं जो लड़ाई करती हैं, उस युद्ध का नाम किंगोली का युद्ध था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो मोहनगढ़ जैसलमेर को जीरो पॉइंट कहा जाता है। सामरिक दृष्टि से इतना मजबूत सुरक्षित किला भारत में कहीं नहीं देखा, ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा हमने। बड़नेर दुर्ग हनुमानगढ़ के बारे में ये उसने अपनी आत्मकथा में लिखा था, तैमूर लंग ने। नेक्स्ट है, सीवी जनपद के सिक्कों का आकार कैसा था? 91 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो सिक्कों का आकार वैसे ही गोल ही होता है, तो बात खत्म है, गोल है। थली किस क्षेत्र की बोली है? हाँ, इसमें मैंने ऐसे कह दिया कि गोल ही होता है, कुछ में हो सकता है कि थोड़ा अलग हो। षटकोणीय और अष्टकोणीय किसी ने भी सही नहीं किया होगा, क्योंकि इस तरह की मशीनें उस समय थी नहीं कि वो कोण बना सके, है ना। तो चौकोर या गोल में से सही करना था, तो ज़्यादा संभावना गोल की होती है सिक्कों में, तो ठीक है। आगे 92 में पूछा गया है, थली किस क्षेत्र की बोली है? तो थली मतलब जैसलमेर। किंवदंतियों के अनुसार राजस्थानी लोक नायक ढोला मारवाणी का बाल विवाह किस स्थान पर हुआ?
मतलब क्या बात है। बघेरा अजमेर, अजमेर में एक जगह है, नाम है बघेरा। बाकी ढोला मारू के बारे में आपको याद रखना, नरवर का राजकुमार था, झालावाड़ में जगह है। और मारवाड़िया जो पूगल बीकानेर की राजकुमारी थी, ऐसे याद है। ढोला मारू जो रचना है कुशल लाभ ने संग्रहण किया था पहले, ये थोड़ा ध्यान रखना हमें। कवि कल्लोल हैं, वो लेखक हैं। भारत में खनिजों का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है? तो बेल्जियम से होता है, अब याद रखना है। 95 है शेरे भरतपुर। शेरे भरतपुर तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, गोकुल जी वर्मा है सही। और नेक्स्ट है शेरे राजस्थान आ जाए अगर, तो फिर ध्यान रखना आपको जय नारायण व्यास है। 26 जनवरी 1930 को चूरू में धर्म स्तूप पर तिरंगा झंडा फहराने वाले क्रांतिकारी कौन कौन थे? तो चंदनमल बहड़ और गोपाल स्वामी। ये ध्वज की बात आ गई तिरंगे की, जो बढ़िया रहा। एक पहले भी प्रश्न देख चुके हैं हम जैसलमेर वाला, वो आपको याद रखना है। और एक प्रश्न जो भी हमने बात कर ली है, ये तो दोनों, एक वो जैसलमेर अलग है कहानी जैसलमेर की, और ये कहानी है जो चूरू वाली अलग है। 97 है किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका रखा गया था? तो यहाँ पर वैसे 97 है, 97 में 1984 जब भी इंदिरा गांधी की हत्या होती है उसके बाद 2 नवंबर को इसका नाम चेंज कर दिया गया, 2 नवंबर 1984 को, याद रखना नाम। बागोर हवेली का निर्माता अमरचंद बड़वा है, याद है सबको, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 91 में ए से हो जाएगा। और रेशम कीट पालन योजना के अंतर्गत रेशम के कीटों से धागा बनाने के कार्य के लिए रोलिंग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अपने उदयपुर में सिसारमा है वहां पर। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितने साल होता है? सामान्यतः 5 साल होता है, याद रखना है। याद है सबको, पढ़ रखा है हमने बहुत अच्छे से। और आगे हम देखते हैं 101 से लेकर जो प्रश्न है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित सक्षमताओं का अध्ययन करता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं तथा सक्षमताओं का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, समूह की भिन्नता व्यक्तिगत ही होगा, व्यक्तिगत क्षमताओं सक्षमताओं नहीं आएगा, विभिन्नताओं आएगा। अब यहाँ पर टेक्निकल समस्या क्या हुई, जो देखो हम जैसे जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं रीट के लिए, है ना, रीट, या फिर हम पढ़ते हैं अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए, तो वो लेवल रख के और पेपर में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में उनके नाम सेम है, नाम सेम है, इस कारण से ऐसे प्रश्न लिए गए हैं। तो घबराना नहीं है बिल्कुल। एग्जाम में अगर कठिन आएगा पेपर तो सबके लिए कठिन आएगा, सरल आएगा तो सबके लिए कठिन आएगा। तो हमें अपना काम करते रहना, रिविजन करते रहना बस। शिक्षण के समय शिक्षक आवश्यक रूप से ध्यान में रखता है, क्या चीज़ है जो ध्यान में रखता है? तो विषय एवं शिक्षार्थी दोनों, शिक्षार्थी आ गया, मतलब केवल शब्द तो है तो वो गलती पड़ जाता है, विषय का ध्यान रखना है, और विषय का ध्यान रखेगा तो फायदा शिक्षार्थी को जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 है, 103 में हमसे पूछा गया है शिक्षक को शिक्षण की संस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। संस्थिति का मतलब हो सकता है अगर मतलब कि क्या चल रहा है इस तरह की स्थिति पूरी। तो बात करते हैं वो पढ़ाते समय क्या चीज़ें हैं जो रखेगा, ध्यान रखेगा। तो कक्ष का वातावरण नहीं, ये नहीं कैसे शारीरिक आयु के अनुरूप है, तो वो तो सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक आयु के अनुरूप, मतलब बहुत ढोट बच्चे हैं तो मानसिक आयु के हिसाब से वो थोड़ा सा स्थिति उस हिसाब से होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत जैसे बहुत बड़े बच्चे हैं तो उस हिसाब से भी ध्यान रखना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब कुछ विद्यार्थियों को ये शब्द नहीं आएगा, शिक्षक को शिक्षण संस्थिति प्रदान की जानी चाहिए। संस्थिति का मतलब हो गया एक तरीके से फीडबैक हो गया, जो विद्यार्थी हैं उनके साथ बर्ताव हो गया, व्यवहार हो गया। विद्यार्थियों हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि कोई शिक्षक है वो विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ाए तो प्रभावशाली बनेगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर बच्चों को समझ में ही नहीं आ रही है और पढ़ाए जा रहे हो तो भी काम नहीं बैठेगा, और समझ में बहुत सरल है और आप इजी इजी चीज़ें पढ़ा रहे हो तो भी वहाँ चीज़ें प्रभावशाली नहीं हो सकती। नेक्स्ट 105 है निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए। यहाँ पर क्रम जमाना है अपने को। तो जैसे उद्देश्य है वो सबसे पहले आता है, जानते हैं, और फिर पूर्व ज्ञान को जोड़ते हैं हम, उसके बाद फिर जो
सामग्री का प्रस्तुतिकरण करते हैं, लास्ट में मूल्यांकन होता है। तो इस हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा अपना चौथा। सबसे पहले 3 1 4 2 2 लास्ट में आना चाहिए मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट 106 है। 106 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल शिक्षण कौशल का उदाहरण है। प्रश्न पूछना, पुनर्बलन, विन्यास, प्रेरणा, बिल्कुल सभी आ जाएगा। 107 में है शिक्षण का वह प्रतिमान जिसके सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। मतलब व्याकरण भाषा वगैरह पढ़ाने में उसका यूज किया जा सकता है। तो संप्रत्यय और संप्राप्ति ग्रामर वगैरह में ये इसका यूज होता है, इसी कारण भाषा के साथ है जो ये सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का सबसे बढ़िया सुझाव कौन सा है। तो वही चॉकलेट खिलाओ, मिठाई वो मीठी गोली का डब्बा रखो, एक प्रोत्साहन, कुल मिला के डी ऑप्शन सही है। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन 109 में। तो श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य का मतलब हो गया रोचक, बिल्कुल ठीक है, रोचक सही है। प्रभावी शब्द नहीं है, इस कारण से फिर रोचक को सही करना पड़ेगा। शिक्षण मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा, अरे यार 110, अब ये है जो बोनस ही मान के चलना, क्योंकि इस तरह की परिभाषा अगर पूछी जाएगी तो कहीं कोई संभावना नहीं है कि हम उसको सही कर पाए, क्योंकि ये हमें रीड के लिए पढ़नी है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, स्किनर, और व्यक्तित्व आ जाता है। संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व की बात स्किनर की थी, इसमें सही है। या बी एफ स्किनर पूरा नाम है इनका, काफी सारे प्रयोग किए थे इन्होंने, कबूतर के ऊपर भी प्रयोग किया था, कबूतर उड़ाए थे खूब, तो वो चीज ध्यान रखनी है। लेकिन अभी फिलहाल में इसको कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रख जाता तो बहुत अच्छी बात है। और 111, ये तो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है सारे के सारे। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से क्रोयम क्रो है, ये इसमें वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व्याख्या करती है, ठीक है। 112 में क्या पूछा है, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता। तो इसमें देखो स्वयं के ज्ञान व तैयारी बिल्कुल सही है, बालकों की आवश्यकता की जानकारी भी सही है, तो ए व बी दोनों हो जाएंगे, मतलब सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या कर लेगा। तो देखो बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करेगा, उचित शिक्षण विधियों का चयन करेगा, कक्षा कक्ष में अनुशासन स्थापित करेगा, तो उपयुक्त सभी आएगा इसमें 113 में। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम 114, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक की अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी भी व्यक्ति का अध्ययन करना तो उसको केस स्टडी कहते हैं, है ना। केस स्टडी का मतलब हो गया जैसे एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात करते हैं, जैसे एक विद्यार्थी है उसका नाम ए है, ठीक है। अब भाई इसकी मानसिक स्थिति कैसी है, घर परिवार की स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या पिछले सालों में क्या रिजल्ट रहा, कितनी की उपस्थिति रही, सारी जानकारियां इकट्ठी करते हैं तो उसको केस स्टडी कहा जाता है। नेक्स्ट है अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहे इसके लिए जो क्या सही रहेगा। सामाजिक सम्मान बिल्कुल चाहिए, जनतंत्रीय वातावरण सबसे बढ़िया, पद की सुरक्षा बढ़िया, पर्याप्त शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, तो सभी सही है, उपयुक्त सभी। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार का तात्पर्य है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र के विचार का मतलब क्या हो गया, बच्चों के अनुभवों और उनकी सक्रिय भागीदारी को सबसे ज्यादा महत्व देना, पहला ही ऑप्शन है जिसमें सही है। नेक्स्ट है कौन सा सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है। सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत हम, तो सूचना प्रक्रिया का मतलब हो गया निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। सूचना प्रक्रिया शिक्षण यानी कि आप जो इन्फॉर्म करेंगे बच्चों को, कोई चीज पता चलती है और उसके आधार पे जो वो काम कंप्लीट है, मतलब निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान आ जाएगा। कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, तो कक्षा कक्ष एक तरफा कभी नहीं, तीव्र धीमा भी नहीं, अंतःक्रियात्मक। अंतःक्रियात्मक का मतलब क्या होता है, आप जो प्रश्न पूछेंगे, आपका मतलब टीचर प्रश्न पूछे और विद्यार्थी भी उनका जवाब दे या प्रश्न पूछे, तो ये अंतःक्रिया हो गई एक तरीके से। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती हैं, किस लेवल पर सहायता करती है, विकास की विशेषताओं को समझने, व्यक्ति विभिन्नताओं को समझने, बालकों के सभी सही, उपयुक्त सभी अगर आ गया तो वो तो सही है लग रहा मुझे। 120 को देखते हैं, इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान पील ने कहा था, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षक कौन है, तो प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है, क्योंकि उसके बाद अगर प्रेरित हो गया विद्यार्थी तो वो रुकेगा ही नहीं, बहुत भयंकर तरीके से पढ़ लेगा। शिक्षण का परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित किसके द्वारा किया गया था, तो ये सकमैन का है, परीक्षा प्रशिक्षण
प्रतिमान रीड के लिए बहुत सारी तैयारी तो आप ये भी होने वाली है। ये रिचर्ड सकमेन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है, मतलब निर्मितवादी कहेंगे, जिसमें केवल वो फैसिलिटेटर का रोल निभाता है ना, सुविधा प्रदाता का रोल निभाता है। नेक्स्ट 124 है। 124 में पूछा गया है हमसे, जब कोई विद्यार्थी इसे कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर से अधिगम हो जाएगा, अधिगम होगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, शिक्षण नहीं होगा, अधिगम होगा बालक के लिए। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है, किनको माना जाता है, तो डेनियल डेविस सबसे मेन है, उनके मित्र हैं लॉरेंस टू लोरो, तो डी वाला ऑप्शन सही है। डेनियल डेविस एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, और वो सबसे पहले प्रयास किया था उन्होंने वहां पर। स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो स्मृति स्तर की बात कर रहे हैं। स्मृति स्तर का मतलब हो गया अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना, विचारों को समझना, तो ये है जो स्मृति स्तर का उद्देश्य नहीं रहेगा, प्रत्यक्षीकरण में नहीं आएगा, मतलब वो केवल मानसिक पक्ष हो गया, तथ्यों का ज्ञान देना या स्मृति में रखना उनको, ये चीजें शामिल रहेगी। 127 में पूछा है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, मतलब आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इन दोनों से आपका व्यवहार है वो, हाँ, तो प्रशिक्षण जब भी आता है तो मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है, जैसे प्रशिक्षण को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, गेट यानी क्या होता है, प्राप्त करना, तो गेट से हम मन्य, हालांकि ये आपके एसटीसी में नहीं आना चाहिए था, अब आ गया है तो रीड के हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है, तो अधिगम अनुभवों का चयन है जो अंतः क्रियात्मक में नहीं आएगा, बाकी प्रत्यक्षीकरण, निदान है, वो जो प्रतिक्रियात्मक, प्रतिक्रिया तो अंतः क्रियात्मक में आएगी। नेक्स्ट है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, तो कक्षा में अगर आप बात करेंगे, परस्पर संवाद करेंगे तो कोई ना कोई नया विचार आएगा। नेक्स्ट है, छात्र का विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, अगर कोई विद्यार्थी है जो जिससे खुद से प्रयास करता है, बुद्धि है, रुचि है, अभिप्रेरणा, तो पहला ही ऑप्शन है जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर। जैसे लड़का या लड़की के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शारीरिक बनावट से फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। संप्रेषण का कार्य क्या है, तो संप्रेषण में देखो, सूचना होती है, शिक्षा प्रशिक्षण होता है, अभिप्रेरणा, सभी है कुल मिला के। 132, कक्षा कक्ष शिक्षण होना चाहिए, तीव्र, सरल, एक तरफा, संवाद मूलक। अब यहाँ कुछ को लग रहा होगा कि यार सरल क्यों नहीं, तो संवाद मूलक ही तो सरल है, सरल का मतलब कोई कठिन चीज आ गई आप समझेंगे नहीं कि सरल होना चाहिए, तो वैसे काम नहीं चलेगा, कठिन चीज को समझना है, लेकिन संवाद होना चाहिए विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, कम्युनिकेशन होना चाहिए। 133 में पूछा गया है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है, असफल सबसे कहता मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, अरे यार, ये बहाना बनाना, युक्तिकरण है, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे मुहावरे वगैरह पढ़ते हैं हम, है ना, तो बहुत जैसे कोई व्यक्ति है जो सफल नहीं हो पाता, तो फिर वो ऐसे बहाना बना लेता है कि ये तो अच्छी बात ही नहीं है, या मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे पास तो इससे ज़्यादा बढ़िया ऐसे हैं वो हैं, लेकिन उसका मूल कारण ये रहता है ये, क्योंकि वो वहाँ असफल हो चुका होता है, ठीक है। 134 देखते हैं। 134 में है, कक्षा कक्ष संप्रेषण। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित हमेशा। आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र पर निम्नलिखित में कौन बल देते हैं, आलोचनात्मक के बारे में जो पाउले हैं वो बात करते हैं, तो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र के बारे में पूछे तो पाउले फ्रेरे को याद रखना है। शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना किस शिक्षा नीति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी, 1986। वैसे टोटल जो है उसमें 68 हैं, उसके बाद 96 हैं, और उसके बाद तो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, लेकिन अब वो 2020 वाली है, सबसे नई है जो तीसरे नंबर की है ना, 1964 68 में इम्प्लीमेंट और अमेंडमेंट है, बाकी 64 है, उसके बाद 1986 है, और अभी ये जो नई है जो कि 2025-26 तक सरकार लागू करने का प्रयास कर रही है, जिसमें ये वाला नियम लगेगा 5-3-3-4 वाला। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर कैसे करेंगे आप, अगर तनाव है उनको तो उनसे बातचीत करेंगे, परामर्श करेंगे, निर्देश देंगे उनको और तनाव उनका दूर करेंगे। अधिगमकर्ता वैयक्तिक विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, विभिन्नताएं हैं मतलब आपको विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, विविधता है तो विविध अधिगम अनुभव से हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा कक्ष में प्रयास करता है, काय के लिए प्रयास करता है, तो कोई भी शिक्षक है वो देखो विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करेगा, चिंतन का अवसर देगा,
एक अच्छा वातावरण बनाएगा, यानी उपरोक्त सभी सही है। 140 में हमसे पूछा है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। क्या बात है, मतलब बच्चा है जो 12वीं क्लास में पढ़ रहा है कम से कम, क्योंकि 18 से कम का तो चलाएगा नहीं ना, लाइसेंस नहीं बनेगा उसका। तो ये प्रेरणा के अंतर्गत बाह्य प्रेरणा मत है। वैसे ये पेपर है ना, ये जो 100 मतलब कहाँ से शुरू हो गया होगा, 101 से लेके 150 तक के जो क्वेश्चन है वो रीट वाले विद्यार्थियों को भी हल करने चाहिए। उनको मैसेज करके कहना है कि 101 से लेके 150 तक प्रश्न तो हल कर ही लो, शानदार प्रश्न है आपकी तैयारी के लिए। बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत ये शामिल होता है। कोई भी अगर पुरस्कार है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो बाह्य प्रेरणा कहलाती है। आंतरिक प्रेरणा का मतलब हो गया भूख प्यास वगैरह, ये आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आती है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है, अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर, उपयुक्त सभी पर। तो सभी तो होना ही है, सभी वाला तो सही है। नेक्स्ट है, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक क्या करेगा? तो छात्रों को जो चाहिए गलत है, कठोर व्यवहार गलत है, नरमी व दृढ़ता का व्यवहार करे। कुछ जगह है जो नरमी भी जरूरी है, कुछ जगह है जो फिर थोड़ा स्टिक होना भी जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने व सीखने से है। ये कथन किसका है, ये पूछा गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने सीखने मतलब स्किनर है। नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है। तो उचित शिक्षण विधियां का प्रयोग हो जाएगा, सर्वांगीण विकास हो जाएगा, समस्या समाधान भी होगा, तो उपयुक्त सभी सही है। 145 देख रहे हैं हम। 145 में है, विद्या अध्यापकों और विद्यार्थी के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या बात है, उचित व्यवहार तो करना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और क्या है, उचित यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो ये उत्तर नहीं का। किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अवहेलना अगर कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी इस कारण। नेक्स्ट है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास नहीं, दोनों का विकास, यानी सी वाला सही है। 147 में है, एडवांस ऑर्गेनाइजर डेविड आशुबेली है, इससे रिलेटेड एडवांस ऑर्गेनाइजर के प्रतिपादक डेविड आशुबेल, मनोवैज्ञानिक है, ये भी साइकोलॉजिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। शिक्षण सिद्धांत में निहित है, शिक्षक का व्यवहार, छात्र का व्यवहार और उसका इफेक्ट, यानी कि सारी चीजें हैं वो शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शामिल रहेगी। नेक्स्ट है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता क्यों पड़ गई हमें? तो देखो, शिक्षा की मांग की पूर्ति आजकल अभी ये जो तकनीकी है अपनी, कि मैंने कब रिकॉर्ड किया, आप कब इस वीडियो को देख के और समझ रहे होंगे। विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करना, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो गया, मतलब सही है, एक थीम हो गई एक तरीके से उपरोक्त सभी वाले में। तो नेक्स्ट में भी सीधा प्रश्न बिना पढ़े ही कर दें तो सही हो जाएगा ये। देखते हैं, सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग, ठीक है। संसाधनों की सहभागिता में सूचना, सब। शिक्षकों की व्यवसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग सब जगह होता है, बिल्कुल उपरोक्त सभी आ जाएगा। अब 151 से लेके 153 तक के लिए निर्देश हैं। अंग्रेजी वाले जो प्रश्न हैं उनको हल कर रहे हैं, और क्या कहानी रहती है देखते हैं। सबसे पहले हमसे प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। रिपोर्टेड देखना है। कुड यू पास द शुगर प्लीज, प्लीज शब्द आ जाता है तो रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट आता है। तो देखो यहाँ चार है ना, प्लीज का मतलब भी रिक्वेस्ट ही होता है वैसे। तो यहाँ रिक्वेस्ट लिखा हुआ, यहाँ एडवाइस लिखा हुआ, ऑर्डर लिखा हुआ, टोल्ड लिखा हुआ। तो इतना सरल प्रश्न था ये। अगर कोई स्टूडेंट अगर जैसे थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा, अंग्रेजी सब पढ़े हुए हैं 10वीं तक, और उसने अगर इसको गलत किया है तो बहुत गलत किया है अपने आप के साथ, है ना, मेरे साथ नहीं, अपने आप के साथ गलत किया है। और एग्जाम में तो खास तौर से ध्यान रखना, प्रश्न बहुत सरल आते हैं, बस समझने की बात रहती है वहाँ पर। हम पहले से ही माइंड है जो ऐसा बना के रखते हैं कि अंग्रेजी तो आएगी नहीं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है हमारा। 152 है, 152 में क्या पूछा, आई हैव एन इंग्लिश लेसन दिस आफ्टरनून एंड आई हैवंट डन माई होमवर्क येट, सेड द बॉय। तो सेड द बॉय का मतलब हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि टोल्ड नहीं आएगा एक दो, तो पहला ऑप्शन जो सही नहीं हो सकता। ये कॉम्प्लेंट भी नहीं होगा,
अरे यार, ये तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देखो क्या है, द बॉय सेड दैट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं था, इसी कारण से यहाँ पर ये सेड है, सेड का सेड रहना चाहिए था। बाकी चीजें देख लेते हैं। ही हेड, हाँ हेड का हेड हो गया, ठीक है। इन इंग्लिश लेसन दैट आफ्टरनून एंड ही हेडंट डन हिज होमवर्क टिल देन, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे कहें कि येट कहें तो येट वापस से यूज कर लिया है, सही है। नेक्स्ट है 153। 153 में हमसे पूछा गया है, ही सेड सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। सोनिया से पूछा गया है कि अगली ट्रेन है जो कब आएगी। तो ही सेड सोनिया, यानी कि प्रश्नवाचक लगा हुआ तो आस्क्ड आना चाहिए, तो यहाँ आस्क्ड आ रहा है, यानी ये हो सकता है। व्हेन वाज द फॉलोइंग, गलत है ये। ही आस्किंग नहीं होगा, टोल्ड नहीं होगा। ही आस्क्ड सोनिया व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, बिल्कुल लास्ट वाला है उसमें बिल्कुल सही जमा रखा है। जो वाज शब्द है उसको लास्ट में देना चाहिए था और यहाँ लास्ट में दे रखा है। नेक्स्ट है 154 टू 155, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भरने हैं अपने। तो द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली फ्रॉम 6 इन द इवनिंग, शुरुआत होती है उसको फ्रॉम बोलते हैं, पहुंचती है उसको टू बोलते हैं ना। आई बोट दिस शर्ट, कितने रुपए लिए, 4 आ जाएगा इसमें, 4 200, 200 रुपए में ये खरीदा, इस तरह से। तो 4 आता है उसमें। 156 टू 159 क्या करना है, पैसेज पढ़ना और आंसर देने हैं। तो पैसेज तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। 156 पे आ जाते हैं सीधा। वाट डू बॉयज एंड गर्ल्स एट यंग एज डू, क्या बात है। दे आर लाइकली टू बी इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, neglecting their studies, sleeping out of their classes और यूजिंग बैड लैंग्वेज, क्या बात है। ये है जो सारे जो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की जो कंडीशन होती है, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं उनकी, उसके बारे में यहाँ पर पैसेज में बात की गई होती है, हो गई। और इसका मतलब है कि पैसेज बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट 157 है, द रूट केज ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स मिसबिहेवियर इज, क्या कारण है। द फैक्ट दैट प्रॉपर केयर ऑफ द चाइल्ड इज नॉट टेकन इन द हाउस, sufficient इंटरेस्ट इज नॉट shown टू हिम। ये बात सही है। घर पे अगर किसी बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है, उसकी केयर नहीं की गई है, तो वो बच्चा है जो मिसबिहेव करेगा, गारंटी है। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए वाइज पेरेंट, बुद्धिमान माता पिता हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो टू करेक्ट द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेइंग मोर अटेंशन टू देम, कोई भी गलती है उसको तुरंत सही करवाना चाहिए। वो माता पिता हैं जो कैसे माता पिता कहलाएंगे, वाइज। करेक्ट करवाओ फटाफट से गलती, ये ऐसा कहा गया है। वाई शुड नॉट ए रोड बी यूज टू मेक चिल्ड्रन बेटर, बिकॉज फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव देम, इट ओनली मेक्स देम वर्स देन बिफोर। मतलब कि अगर किसी बच्चे को, तो मैंने यहाँ पर गलत पढ़ लिया था कि हाँ, ए रोड, रोड का मतलब हो गया डंडा या छड़ी, छड़ी कह सकते हैं, है ना। तो लकड़ी से बच्चों को पीट के सुधारा नहीं जा सकता है, ऐसा ये कौन सी लाइन कह रही है, ये पूछा गया है। तो क्या है, फिजिकल पनिशमेंट, मतलब हम उनको शारीरिक अगर कोई सजा देंगे तो उससे कोई इंप्रूवमेंट उसमें नहीं आएगा और वो ज्यादा लखन बगड़ जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, समझ लेना। नेक्स्ट 162 161, मतलब दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्या पूछा गया हमसे, करेक्ट सेनोनियम, सेनोनियम मतलब समानार्थी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है यूनिफॉर्म, यानी इवन, सब एक जैसे। और नेक्स्ट क्या है, अवे, अवे का मतलब होता है दर्पणी, दर्पणी नहीं कहेंगे, फियर, डर, अपने यहाँ का लोकल शब्द हो गया था। 162 में क्या करना हमें, 162 में चाहिए हमें एंटोनियम, मतलब कि विलोम शब्द चाहिए। तो विक्ट्री का मतलब जीत, डिफीट का मतलब हार। तो अपने यहाँ गांव में बोलते हैं ना, डाफा खा गया, डाफा मतलब डिफीट से बना हुआ शब्द है, वो अपने यहाँ का नहीं है, अंग्रेजी को बिगाड़ के बनाया हुआ है, डिफीट यानी हारना। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट शब्द है ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत या चौड़ा। तो नैरो यानी सकड़ा हो जाएगा, यानी डी सही है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन फ्रॉम द बिलो, यहाँ पर हमें क्या करना है, वन वर्ड। तो समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क
ऐसा आदमी जिसको काम करना अच्छा नहीं लगता है तो उसको कहेंगे आलसी, लेजी आदमी। समवन हु ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, खूब चरता रहता है उसको क्या करते हैं तो ग्लूटन कहते हैं उसको, है ना। मतलब फूडी, फूडी शब्द आजकल आता है लेकिन वो जो सही नहीं होगा। यहाँ लॉट ऑफ फूड खाता है तो उसको प्लूटोन शब्द यूज के लिए यूज होता है ना। फूडी का मतलब जो अलग अलग प्रकार के भोजन करता है उसको फूडी कह सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंपेल्ड? कंपेल्ड शब्द का सिनोनिम पूछा गया है ना, फोर्स्ड या कंपेल्ड, मतलब कि जो कंपोज किया है या दबाया गया है या एक तरीके से उसको कंप्रेस किया गया है उसके लिए फोर्स्ड आ जाएगा। नेक्स्ट 167 टू 168 में क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं। चलो बढ़िया है क्वेश्चन। सबसे पहले है आई इंजॉयड रीडिंग द बुक, स्पेशल हो गई ना किताब, क्योंकि वो व्यक्ति है जो खुद आनंद ले रहा है, आनंद ले रहा है इसका मतलब वो किताब है जो विशेष रहेगी तो द आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राजेश, क्या बात है, राजेश इज बेटर ऑफ टू फॉर, राजेश इज द बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब, क्या दे रखा है, इन दो में से एक है तो द आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही होना चाहिए। 169 में है आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हियर, चेंज इनटू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में चेंज करना था इसको, तो अफर्मेटिव में चेंज करना था तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर आई हैव हरा ना, हैव को हटाना, हैव की जगह क्या लाना, हमें सेकंड फॉर्म लानी, आई सा योर ब्रदर हियर, तो सी वाला है जो सही हो जाएगा। आई वेंट टू उदयपुर टू सी माई मदर, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव नहीं सॉरी इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक चाहिए, प्रश्नवाचक चाहिए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो बिल्कुल डिड आई गो टू उदयपुर टू सी माई मदर, बिल्कुल प्रश्नवाचक भी है यानी पहला ही है जो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में, अच्छा हिंदी आ गई तो हिंदी को देखते हैं, इनमें से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, अघात, अमूल है, आदित्य नहीं है ना, आदि प्लस अदिति प्लस वो वाला है तो सी है जो सही है इसमें। इस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, अभिजात ये, तो अभिजात्य होना चाहिए, पहला ही गलत है इसमें। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है, तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अपेक्षा के अर्थ का सूचक नहीं है, अपेक्षा निराशा का कोई संबंध ही नहीं है, आशा आवश्यकता इच्छा तो है। कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं जो आ गए हैं, मतलब उस शब्द में बेरहम में नहीं है, लाजवाब में नहीं है, बिकाऊ अकथनीय में है, कथन ए भी आ गया और ई भी आ गया। इस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो ये सूर्य के पर्यायवाची है, मार्तंड और भास्कर सही है बिल्कुल। शब्दों के आधार पर दीजिए क्या देना है, के की विहंग पिक खग, उपयुक्त में से पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं, क्या बात है, प्रश्न को बनाने का बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है, ये सही है। खग भी पक्षी का आता है, मतलब दो और तीन किसमें आ रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही है। पिक है जो तो किसका होता है, कोयल का होता है, केकी किसका होता है, मोर का होता है। नेक्स्ट है विलोम शब्द, विलोम युग्म सही नहीं है, मतलब सही नहीं है उसका पता लगाना हमें, तो देख लेते हैं। रित एंड अनस्त लिखा हुआ है, अनृत होना चाहिए, वैसे ये री है जो मेरे ख्याल से ये गलत बन गया है। प्राचीन अर्वाचीन सही है, ये भी सही है। लौकिक परलौकिक होगा, सांसारिक नहीं होगा, ये सांसारिक और लौकिक समानार्थी है, उसी अलग है। सुथा और जंगम पढ़ रखा सबने, अच्छे से याद होगा। 178 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल से संबंध नहीं है, तो काल का मतलब समय तो होता है, काल का मतलब ये शायद तक क्षय वो टाइपिंग करते समय गड़बड़ हो गया, मृत्यु दुर्भिक्ष काल पढ़ना कहते हैं जिसको, दशा नहीं होगा, बी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द, हाँ तो कुछ स्टूडेंट की ये सैन्य भी गड़बड़ कर दी होगी वास्तव में, मृत्यु तो होता ही नहीं है, सब तो देखा होगा, जबकि ये सही शब्द होना चाहिए था मृत्यु। चलो ठीक है। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से रिलेटेड नहीं है, सारंग किसको नहीं कहते, देखो पपिया को कहते हैं, ये कोयला का कोयल तो करवा दिया था मैंने, मोर कोयल और पपिया के लिए सारंग शब्द यूज होता है, तोता के लिए नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 180 में है निपट, निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, निपट का मतलब सरासर, निपट मूर्ख ऐसे कहते हैं ना, एकमात्र बिल्कुल सही है, निपटना नहीं है, ए वाला सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 181 देखते हैं इसको। इस विकल्प में समश्रुत युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है। कर्म कर्म क्रम सही है, कार्य सिलसिला, उद्यत उद्धत ये तो बिल्कुल ही उल्टा देखा, तैयार अक्खड़, परिणाम परिमाण, फल सब साबूत, गणगणनीय समूह क्या दे रखा, समश्रुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है। उद्यत का मतलब होता है तैयार होना। अरे यार मैं थोड़ा, भाई साहब कहानी इतनी अलग हो जाती है कभी कभी कि आप सोच नहीं सकते। अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं जो हाथों हाथ सामने जो लिखा हुआ उसी को उसका अर्थ समझ रहा था। उद्धत का अर्थ है तैयार, उद्धत का अर्थ है अक्खड़, इस तरह से। कर्म का अर्थ है कार्य, क्रम का अर्थ है सिलसिला, परिणाम फल, परिमाण सबूत, क्या बात है, गण समूह है, गण्य यानी गिनने के योग्य है। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर सी वाला ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए, क्योंकि साबूत शब्द आ रहा है। साबूत का मतलब है जो परिमाण से नहीं आएगा। परिमाण मतलब माप तोल, उसको कहते हैं परिमाण। आसन आसन्न शब्द युग्म का सही होगा, तो आसन, आसन का मतलब तो बैठक होगा, और आसन्न का मतलब सामने, बैठने की विधि, निकट आया हुआ, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन है जो सही है। निम्नलिखित में संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। संज्ञा से बना हुआ ढूंढना है हमें यहाँ पर, है ना। तो देखते हैं, संज्ञा से बना हुआ शब्द, संज्ञा से देखो, कमाऊ मतलब कमाना क्रिया हो गई, और यहाँ पर क्या दे रखा है, सुगंधित, सुगंध, हाँ ये सही है। 184 को देखते हैं। 184 में पूछा है, कहाँ चला गया, उधर दीजिए, सुखी, ऊपरी, ज्ञानी, भगोड़ा, की शब्द संज्ञा से बने हुए विशेषण है। संज्ञा से बने हुए विशेषण हमें देखने हैं। तो सुख से सुखी बना है, ठीक है, और ज्ञान से ज्ञानी बना है, ये दोनों जो विशेषण के अंतर्गत काम आते हैं, ये नहीं आते हैं। तो फिर यहाँ 1 और 3 यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। व्यंजन संबंधी अशुद्धि किसमें है, ये हमें फटाफट से देखना चाहिए। तो व्यंजन 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 सहस्त्र आना चाहिए, तो सहस्त्र ये डी वाला है, उसमें इस तरह से आना चाहिए। और 186 में रेफ की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, ये पूछा गया है। तो पुनर्नवा यहाँ रह आना चाहिए था, तो ये डी वाला ऑप्शन है जो गलत है। ये दुर्व्यसन, उत्तीर्ण, आशीर्वाद सही है बिल्कुल। सभी शब्द अशुद्ध हैं, अशुद्ध देखने हैं 187 में। तो व्याकरण सही है, अनधिकार होता है लेकिन ये सही है, विषम सही है, स्वामी भक्त गलत है, सौंदर्यता तो शब्द ही नहीं होता है ना, और जब भी भक्त साथ में जुड़ता है तो छोटी, तो फिर ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट 188 है, शुद्ध वाक्य चाहिए यहाँ पर। तो वह चलते चलते खा रही है, आज काम भरा है इस कारण से, तो ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 189, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है, ये देखना है, और देखते हैं क्या है कहानी। मेरे को नहीं होता, मुझे होता है यहाँ पर, है ना, तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य में है। तो उसके द्वारा पत्र लिखा गया, ये है जो कर्म वाच्य है। कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है, भाव में नहीं है। बच्चे ने मिठाई खाई, ये भाववाच्य नहीं है। नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता, ये तीनों एक जैसे हैं, तो फिर ये भाववाच्य में आएंगे। 192 में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो लड़का क्या लिख रहा है, पत्र, आंसर आ रहा है, वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब हो सकता है, बच्ची सो रही है, ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। बच्चे क्या खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, या किताब आना चाहिए था, वैसे बच्चे किताब पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा बढ़िया रहता, लेकिन सी सही है फिलहाल। पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त किसमें हुई है, ये पूछा गया है। तो मोहन नहा कर पूजा करने लगा, तो नहा कर पूजा करने लगा मतलब क्रिया तो ये है पूजा करना, लेकिन पहले नहाना आ गया, मतलब पूर्वकालिक क्रिया आ गया। 194 है, शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, वह शीघ्र उत्तर देने की, तो प्रत्युत्पन्नमति उसको कहेंगे। 195 में है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। वह जो किएगा उपकार माने कृतज्ञ सही होता है। बूढ़ा न हो अजर सही है। सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष सही है।
बिना पलक झपकाए निमिलित नहीं, निर्निमेष होता है वो, तो डी है जो सही है। इस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना, दिल्ली दूर होना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, 197 पूछा गया था। ये प्रश्न गड़बड़ कर गया था, क्योंकि इसमें ये भी सही है और ये भी सही है ना। ये तो गुरु उपदेश होना चाहिए, पता ही चल ही रहा है। ये गद्य अवरोध होना चाहिए, पता चल रहा है। तो मैंने इसको जो कटवा दिया था, मतलब छोटी मात्रा करवा दी थी, और ये इसमें सही माना था, तो आप लोग यही मानेंगे। फिलहाल ऐसे विद्यार्थी जो जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, वो अगर देख रहे हैं तो इसमें ये भी सही है और ये भी सही है। सही संधि विच्छेद का उदाहरण चाहिए वापस से, तो महर्षि महा प्लस ऋषि होता है, गुण संधि होती है, ठीक है। ये नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है, तो तिरंगा 3 रंग वाला, रंग के लिए मंच है, यथाशक्ति सही है, शारीरिक नहीं होगा। जय शब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा होगा, तो जय का पराजय हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 2 घंटे लग गए भाई साहब, 1 घंटा और 55 मिनट हो चुके हैं, मतलब 2 घंटे लगा दिए हमने। और उसके पीछे का कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लास का जो समय है वो सीधा पढ़ने में जाए, इस पेपर के नाम पे बलिदान नहीं जाए। तो जिन विद्यार्थियों ने पूरा यहाँ तक पेपर देखा है, 2 घंटे इसके लिए निकाले हैं, भले ही थोड़ी स्पीड रख के निकाले हों, लेकिन उन्होंने बढ़िया काम कर लिया है। क्लास में जो उनके ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगे तो भी 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पर हर विद्यार्थी जो एक बार और चाहेगा कि व्याख्या इनकी की जाए, तो ऐसा प्रयास करेंगे कि उनको जो क्लास में देख लेंगे। बाकी सारे प्रश्न जो मैंने बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है, और कहीं कोई क्वेश्चन है ऐसा जो डाउट लगता है, तो थोड़ा सा वो आगे पीछे करके इसको, और वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वहाँ देख लेना। ओके, धन्यवाद।